एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने किया था मई पार्ट 1। मई 2021 में जो भी करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस, जो भी हमें लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, वो हमने डिस्कस किए थे। तो वो तो था पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपके पूरे मई मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं विच आर ऑफ इम्पॉर्टेंस, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो 2 पार्ट्स में आपको हर महीने के करंट अफेयर्स ऐसे ही आते रहेंगे जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है। चलो करें फिर शुरू अपना पहला टॉपिक, मई 2021 का पार्ट 2। चलो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई भी अगर स्कीम सरकार ने निकाली है ना, इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए वो चीज़ याद करने लायक भी हो जाती है। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बेसिकली निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मॉसजे, है ना। तो ये मिनिस्ट्री आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये जो पूरा का पूरा CBID है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कम्युनिटी बेस्ड, जहाँ पर हम लोग कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं और जिसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और जब हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम इंक्लूड करने की बात करते हैं, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, चाहे डिसेबल्ड है, चाहे विमेन है एंड एनी अदर सेक्शन। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है CBID, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द डिसेबल्ड की हेल्प के लिए। हमें पता है कि भाई जो डिसेबिलिटी के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, वो नॉर्मल काम इजीली नहीं कर सकते हैं, विच इज़ नॉर्मल फॉर अदर पर्सन्स, है ना। तो इसी वजह से सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसमें ये क्या करेंगे, दे विल क्रिएट अ पूल ऑफ ग्रास रूट रिहेबिलिटेशन वर्कर एट कम्युनिटी लेवल। अभी बेसिकली आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं इस फील्ड में, लेकिन एक नए तरीके के वॉलंटियर्स, एक नए तरीके के वर्कर्स हम लोगों ने लेकर आने हैं जो स्पेसिफिकली क्या करें, टू हैंडल द क्रॉस डिसेबिलिटी इश्यूज एंड फैसिलिटेट इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द सोसाइटी। तो ये जो लोग होंगे इनको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, विल कॉल देम दिव्यांग मित्र, दैट इज द फ्रेंड्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये स्पेसिफिकली काम करेंगे उनके लिए, है ना। जो भी चीज़ें वो करने में सक्षम नहीं है, दे विल हेल्प देम आउट, ताकि उनको डिस्क्रिमिनेटरी ना फील हो कि ये काम मैं कर सकता था इजीली, बट जस्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने किसी बिल्डिंग में जाना है, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में एंट्रेंस के लिए रैंप नहीं है तो फिर स्टेयरकेसेस से वो नहीं जा सकते। तो सिंपल रैंप बना के आप उनकी लाइफ को इंक्लूसिव बना सकते थे, बट क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, इसीलिए पूरे के पूरे वर्कर्स को हम लोग हायर करेंगे, है ना, थ्रू दी NGOs, थ्रू दी एज ए वॉलंटियर। ये लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे और ये जो वर्कर्स होंगे उनको हम लोग एक पहले ट्रेनिंग देंगे पूरी की पूरी। साथ में उनको हम लोग द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन, ये जो पूरा नेशनल बोर्ड है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा दैट दीज पीपल आर नाउ द दिव्यांग मित्र। फिर वो NGOs के थ्रू, सरकार के थ्रू दिल बी हायर्ड बाय द पीपल विद डिसेबिलिटी। तो उनको वो बेसिकली हेल्प करेंगे चीज़ें ठीक से करने में। तो दिस इज ऑल अबाउट द CBID। स्पेसिफिकली किसके लिए है, डिसेबल्ड के लिए है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मॉसजे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इतना ही याद रखना है इसके बारे में। चलो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई CBID किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किस वल्नरेबल सेक्शंस के रिगार्डिंग ये एम्पावरमेंट की बात करता है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है हमारा वन स्टॉप सेंटर स्कीम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सखी स्कीम, SAKHI। सखी स्कीम है, बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सरकार क्या करती है, इंडिया में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कई सारे नहीं बहुत सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में कई सारे सेंटर्स खोलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वन स्टॉप सेंटर्स, कि भाई एक ही सेंटर पे आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा।
चाहे आप किसी जेंडर वायलेंस का शिकार अगर हुई हैं या फिर और कोई दिक्कत है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, तो आप बेसिकली इन सेंटर्स में जाके आप एक तो शेल्टर की मांग कर सकती हैं और साथ में जो भी लीगल एड है या फिर लीगल काउंसलिंग है वो सब भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो दैट इज़ वाई एक ही सेंटर पे सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा, जिनको हम कहते हैं वन स्टॉप सेंटर्स। तो ये तो है इंडिया में, लेकिन अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि भाई ऐसे ऐसे सेंटर्स ना हम लोग बाहर भी खोलेंगे, ताकि जो इंडियन विमेन बाहर की कंट्रीज़ में रह रही हैं, अगर वो भी किसी वायलेंस का शिकार होती हैं तो उनको ये सेंटर्स की सुविधा उपलब्ध हो। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ने 10 कंट्रीज़ में दे हैव चोजन दी 10 मिशंस, 10 कंट्रीज़, स्पेसिफिकली द गल्फ कंट्रीज़। जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं आपकी, ईरान, इराक, बहरीन, कतर, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये वन स्टॉप सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था इसी वजह से। क्लियर है? तो हमें इसका फंक्शंस पता लग गया है। साथ में अगर हम इस स्कीम की बात करें, वन स्टॉप सेंटर या फिर सखी स्कीम, दोनों एक ही चीज़ हैं। ये किसके अंडर आती है? दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री पता लग गई। साथ में इट इज अ सब स्कीम ऑफ अम्ब्रेला स्कीम फॉर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। एक पूरा नेशनल मिशन चलाया जाता है जिसके अंडर कुछ स्कीम्स सरकार लॉन्च करती है। जैसे इसके अंडर ये आपका सखी स्कीम है, साथ में इसमें इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है। तो मतलब इस मिशन के अंडर कई सारी एम्पावरमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो निकाली जाती हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कौन कौन सी जो विमेन हैं इन स्टॉप सेंटर्स का एक्सेस कर सकती हैं? ओनली दोज विमेन हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें सुन के तो ये लग रहा है कि भाई किसी भी एज की विमेन इनको एक्सेस कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। ओनली गर्ल्स बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज कैन हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज सेंटर्स। एंड साथ में चाहे वो किसी कास्ट की हैं, चाहे वो क्लास, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस कुछ भी है, सभी के लिए ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे इनके लिए। साथ में दीज आर सम सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी रिस्पांस एंड रेस्क्यू सर्विसेज। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ के जो पर्सन्स हैं आपकी हेल्प के लिए आएंगे। तो इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये अवेलेबल हैं। मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, असिस्टेंस टू विमेन इन लॉजिंग द FIR। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ द लीगल सिस्टम, क्या करना चाहिए सिचुएशन में, तो फिर दे विल हेल्प यू आउट। तीसरी चीज़, साइको सोशल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। तभी अगर आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो फिर ये भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। साथ में लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ आपको ये प्रोवाइड करेंगे ना। तो दीज आर सम सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द वन स्टॉप सेंटर्स। और अगर हम बात करें इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए जो फंड है वो कहाँ से आता है? सखी स्कीम के लिए जो फंड है दैट कम्स फ्रॉम द निर्भया फंड। अगर हम निर्भया फंड की बात करें तो दिस फंड इज द नॉन लैप्सेबल फंड। हमने कल भी बात करी थी नॉन लैप्सेबल की, जब हम लोगों ने MP लैड स्कीम किया था। तो मतलब कि 1 साल के बाद जो मनी है वो दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं चला जाएगा, उसी फंड में अवेलेबल रहेगा, ताकि अगले साल के लिए भी आप उसको यूज़ कर सके। तो लैप्स नहीं हुआ है पूरा का पूरा फंड। तो एक तो नॉन लैप्सेबल फंड है, और साथ में इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि देख के लगता है कि निर्भया अगर फंड है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के अंडर होगा, बट ये चीज़ गलत है। फंड है, पैसे का काम कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी। और डिपार्टमेंट कौन सा? DEA। और ये जो निर्भया फंड में से पैसा निकाल रहे हैं, ये सारा का सारा जो फंड हम लोगों ने सखी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया है, इसमें क्या है? देयर इज 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस to the state governments and UT administrations under the scheme।
इसका मतलब पूरी की पूरे जो फंडिंग है दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना कि क्या ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या फिर सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, तो दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की एक हल्की सी खास बात यह है कि इसमें दो तरीके की स्कीम्स हम लोगों ने लॉन्च करी है। सेंट्रल सेक्टर तो हम लोगों को पता ही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स, एक तो है आपकी कोर स्कीम और एक है आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो ऐसी टोटल 6 स्कीम्स हैं हमारे पास जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, और जो बाकी 23 स्कीम्स हम लोग चलाते हैं मिशंस वगैरह, दोज आर दी कोर स्कीम अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो कोर ऑफ द कोर स्कीम है ना, इसमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा फंड प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सेंट्रल सेक्टर में सिर्फ 100% जो फंड है वो दिया जाता है, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में भी कोई ना कोई स्कीम्स ऐसी हो जाती है जहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस इज 100% गिवन टू द स्टेट्स। तो आपने इसके बारे में हल्की सी ट्रिक ध्यान रखनी है कि इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बट ऑल द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? रहेगा याद क्यों न्यूज में था और क्या इसके बेसिक पैरामीटर्स है। चलो नेक्स्ट करेंगे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। ये काफी न्यूज में रहा था पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कि भाई ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना की इस लहर में अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है अगर, तो फिर ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनके रहन सहन का खर्चा, उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट का खर्चा, वो सब कुछ कौन उठाएगा? दैट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से स्कीम निकाली है तो अलग चीज है, लेकिन पीएम केयर्स जो स्कीम है दैट इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो एक तो एलिजिबिलिटी आप ध्यान में रखेंगे जो हम लोगों ने भी डिस्कस करी। साथ में अगर हम देखें कि इसके और क्या क्या फीचर्स हैं स्कीम के, फीचर्स ये हैं कि भाई हर एक बच्चा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनको 18 साल के बाद उनके अकाउंट्स में 10 लाख का जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो उनको दिया जाएगा। तो 10 लाख की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, ये बच्चों को दी जाएगी व्हेन ही और शी रीचेस 18 ईयर्स ऑफ द एज। पहली चीज। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ऐसे बच्चे जो 10 ईयर्स से कम है उनको आसपास वाले ही जो केंद्रीय विद्यालय हैं या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है वहां पर एडमिशन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, जो एक्सपेंडिचर है, दैट विल ऑल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई बच्चे द चिल्ड्रन फ्रॉम 11 to 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको एडमिशन दिया जाएगा इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल जहां पर एजुकेशन के साथ साथ रहने की भी सुविधा हो। दोज आर द कॉल्ड रेजिडेंशियल स्कूल एंड सच एज सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय एक्सेट्रा। और ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन में हैं अभी, उनको क्या किया जाएगा? द चाइल्ड विल बी असिस्टेड इन ऑब्टेनिंग द एजुकेशन लोन फ्रॉम द फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज और हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब जो भी बच्चे 18 ईयर से अबव हैं उनको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लेकिन उनको लोन वगैरह की जो एक असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है, और उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी काफ़ी लो होगा। तो इसीलिए आप तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट ऐसे ही घुमा के पूछी जाएगी। अगर सिंपल स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन विल हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द स्कूल्स इन द नियर बाय एरियाज, तो स्टेटमेंट देखने में तो सही लग रही है, बट ये गलत है क्योंकि जो बच्चे 10 ईयर्स से कम हैं उनको तो हम लोग आसपास के स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं, लेकिन जो 11 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनको हम कहाँ दाखिला करवाएंगे? इन दी रेजिडेंशियल स्कूल्स, और वो रेजिडेंशियल स्कूल्स जो फंडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो हल्का सा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये ध्यान रखेंगे। पहली चीज ये। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ज़्यादातर जो खर्चा है वो हेल्थ का है और एजुकेशन का है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट का है।
तो इसीलिए एजुकेशन का भी सरकार ध्यान रख रही है और साथ में आपकी हेल्थ का भी ध्यान रख रही है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इन सभी बच्चों को आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर एनरोल किया जाएगा, जिसके अंडर हर साल इनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर कोई भी खर्चा 5 लाख तक आप करते हैं ऑन योर हेल्थ, ऑल द एक्सपेंडिचर विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो आपने एजुकेशन के बारे में चीज़ें ध्यान रखनी है और आपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखनी है, और ये बेसिकली स्कीम को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना। तो रहेगा याद, ही नॉर्मल काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो इस पे क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर करंट अफेयर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करेंगे यूएई's गोल्डन वीज़ा। न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली जो बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त हैं उनको यूएई ने गोल्डन वीज़ा बेसिकली प्रोवाइड किया है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रिटी हैज़ रिसेंटली गिवन द गोल्डन वीज़ा बाय द यूएई। तो आप एक तो पर्सनैलिटी का ध्यान रखेंगे और साथ में इस कंट्री का ध्यान रखेंगे, और साथ में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है कि भाई जो आपको यूएई में रहने के लिए, लॉन्ग टर्म रहने के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है। जैसे 5 या 10 साल इट ऑफर्स दी लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी टू पीपल बिलोंगिंग टू इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल्स विद आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स। मतलब कहने का ये है कि भाई ऐसी पर्सनालिटीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाली हैं यूएई कंट्री में, या फिर नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, और या फिर ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसके पास काफ़ी टैलेंट है ना। तो ऐसी चीज़ें जो जिसके पास हैं, ऐसे लोगों को ये गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में ये चीज़ें क्यों लाई गई हैं, बिकॉज कोविड-19 के टाइम पर जो यूएई है ना, उसने बहुत ज़्यादा आप कह लो कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखी। अब उसको चाहिए है कि भाई कई लोग हमारे देश में आए, या तो उसे टूरिज्म बढ़े और या फिर वहाँ पर आकर वो इन्वेस्ट करें। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूएई कैन बी इंश्योर्ड। तो यही चीज़ इंश्योर करने के लिए जो यूएई है, ऐसे जो गोल्डन वीज़ाज हैं वो सभी पर्सनालिटीज़ को दे रही है बेसिकली, है ना। तो हमारे यहाँ से संजय दत्त को मिला है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ है, एक तो पहले वाली इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे और साथ में व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मूव, जो हम लोगों ने यूएई की बैकवर्डनेस की डिस्कशन करी। क्लियर है? तो बेसिकली काम यही है कि एक तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं अपनी कंट्री में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम देखेंगे लिथुआनिया क्विट्स चाइनाज 17+1 कोऑपरेशन फोरम। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई विच कंट्री रिसेंटली लेफ्ट दी 17+1 कोऑपरेशन फोरम, या फिर 17+1 कोऑपरेशन फोरम इज डोमिनेटेड या इज इनिशिएटेड बाय विच कंट्री। तो दैट इज चाइना। ये चाइना का एक फोरम है जिसने बनाया था 17+1। 17 थे आपकी यूरोपियन कंट्रीज एंड 1 इज चाइना। तो अगर हम देखें कि रिसेंटली किसने क्विट किया है, लिथुआनिया हैज़ क्विट दिस फोरम, और इसने बेसिकली ये कह के क्विट किया है कि चाइना बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच उनको एज अ डिविसिव पावर का रोल प्ले कर रही है। दैट इज़ ट्राइंग टू डिवाइड द इकोनॉमिक कंट्रीज, द यूरोपियन कंट्रीज़। तो इसीलिए लिथुआनिया ने ये फोरम जो है छोड़ दिया है। और अगर हमारा काम ये है कि 17+1 इनिशिएटिव कब शुरू हुआ था, कब इसका क्या मैकेनिज्म है, वो अपने काम की चीज़ है। तो काम की चीज़ पहले पढ़ते हैं कि भाई इट इज़ इनिशिएटिव अ चाइना लेड फॉर्मेट फाउंडेड इन 2012 इन बुडापेस्ट। तो ईयर ध्यान में रखेंगे हम 2012 में, एंड इन द कंट्री बुडापेस्ट। साथ में ये क्या है कि भाई इट इज़ द कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग चाइना एंड द ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर कंट्रीज। पेपर में स्टेटमेंट आए कि भाई जो 17+1 फोरम है वो स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये किसके लिए है, ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर कंट्रीज के लिए है, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद द चाइना, दे आर मोर क्लोजर टू दी चाइना एज कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज।
तो अब अगर चाइना ने कोई चीज़ इनिशिएट करी है तो इसका मकसद भी हमें पता है कि भाई इसका मकसद ये है कि उन कंट्रीज़ में जाके अपनी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना। तो इसीलिए अगर हम देखें कि इसका ये जो फोकस था एक तो ट्रेड को बढ़ाना, बिकॉज वी नो कि चाइना इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। जितने ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करती है उतनी ही उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इसीलिए चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ट्रेड को बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए वो और कंट्रीज़ में जाके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स सच एज ब्रिजेस, मोटरवेज, रेलवे लाइंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स ऑफ दी मेंबर स्टेट्स को इंश्योर करती है। जैसे हर जगह पर जाकर ये पोर्ट्स इस्टेब्लिश कर रही है। श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट है, आपका बांग्लादेश में ग्वादर पोर्ट या फिर कोई दूसरा पोर्ट चिट्टागोंग पोर्ट, बांग्लादेश में है आपका चिट्टागोंग। एक तो इतने सारे पोर्ट बना दिए, कंफ्यूजन ही होती रहती है कहाँ पर कौन सा था। ग्वादर पोर्ट इज इन दी पाकिस्तान, वो भी चाइना ने बनाया है ना। तो कई सारे पोर्ट्स ऐसे हैं जो चाइना बना रही है। तो इसीलिए ये भी एक माना जा रहा है कि इट इज़ दी एक्सटेंशन ऑफ चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जहाँ पर चाइना ने अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हर जगह पे जाकर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को बनाया है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो रेलवेज हो और एनी अदर प्रोजेक्ट, ताकि वहाँ पर उसकी होल्ड बनी रहे, उसकी प्रेजेंस बनी रहे। पहली चीज़ ये। एंड चाइनाज नरेटिव टुवर्ड्स द 17+1 इनिशिएटिव, चाइना क्या कहता है ये सब तो चलो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, इट कैन बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन चाइना क्या कहता है इस बारे में कि 17+1 फोरम बनाया क्यों गया या फिर BRI बनाया क्यों गया। चाइना कहता है इट इज अबाउट इम्प्रूविंग इट्स रिलेशंस विद द यूरोपियन कंट्रीज दैट आर लेस डेवलप्ड एज कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। चाइना ये कह रहा है कि भाई जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कम डेवलप्ड है। इसीलिए चाइना हेल्प के लिए आगे आया है कि भाई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी सेम पेडेस्टल पर आ सके जितनी वेस्टर्न वाली कंट्रीज हैं, है ना। ये जो है तो एनालिसिस का पार्ट हो गया। बाकी जो अपने लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके से चाइना अपना होल्ड क्रिएट कर रहा है इन द डिफरेंट रीजन्स, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, चाहे आपका साउथ एशियन कंट्रीज़ हों। वो सब चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे बाद में। चलो, तो अभी हम लोगों ने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ा है इसे। चलो, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था बिकॉज ऑफ द मालीज कूप। जो माली एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पर क्या है तख्ता पलट कर दिया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसको लोगों ने चुना था उसको किसने ओवर पावर कर दिया, मिलिट्री ने ओवर पावर कर दिया। तो इसीलिए इकोवास ने हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव उठाया था ऑफ दी माली कि ये मीडिएट कर सकें टू सॉल्व द क्राइसिस इन माली, जो रिसेंट कूप है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो ओवरथ्रो कर दी गई है। अभी से होता क्या है, जितनी भी पॉलिसीज चल रही थी, जितनी भी चीज़ें गवर्न कर रही थी सरकार, अब वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी और इस पर इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जो आम जनता है। तो इसीलिए इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इकोवास आगे आया था। लेकिन अगर इकोवास की बात करें, इकोवास है आपका, इट इज़ अ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 कंट्रीज लोकेटेड इन दी वेस्ट अफ्रीका। पेपर में स्टेटमेंट आएगी कि भाई जो इकोवास है ये कॉपरेशन है जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का है या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का है। तो आपने ध्यान रखना है जो माली के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, इसका मतलब इट इज़ दी वेस्ट अफ्रीकन यूनियन, जिसमें आपके 15 मेंबर्स हैं आउट ऑफ द टोटल 54 कंट्रीज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। पहली चीज़ ये। दूसरी, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। साथ में गोल हम देख लेंगे, कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, कि भाई आपस में ही जो 15 कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड में सेल्फ सफिशिएंट रहें, बाहर किसी और कंट्री से हेल्प नहीं मांगनी पड़े, एंड ऑल अदर दीज थिंग्स। तो एक गोल है इसका, टू अचीव द कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी। इट ऑल्सो सर्व एज अ पीस कीपिंग फोर्स इन द रीजन, मतलब इसका कोई ना कोई जो मिलिट्री अलायंस है वो भी है, ताकि इस रीजन में टेररिज्म ना बढ़े, एक्सट्रीमिज्म ना बढ़े, इसके लिए भी ये चीज़ें इंश्योर करती है।
and it is considered to be the one of the pillar regional blocks of the continent-wide African Economic Community AEC। AEC एक ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका में ही जिसके सारी अफ्रीकन कंट्रीज मेंबर हैं। तो अब ये समझा जाता है कि जो इकोवास है वो अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी का ही जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है। ये एनालिसिस का पार्ट है कि भाई हाँ कर रही है, इट कैन बी द ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है? तो इकोवास न्यूज़ में क्यों था, माली का क्राइसिस क्या है और अल्टीमेटली इसके क्या फीचर्स हैं, क्या मेंबर्स हैं, कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी साइड वाली ये कंट्रीज़ हैं और इसका मतलब क्या लोगो है और ये कब बनी थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर है? रहेगा याद? ओके चलो नेक्स्ट करेंगे मेकेदातु प्रोजेक्ट। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था मेकेदातु प्रोजेक्ट। पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि ये आपका कावेरी रिवर पर है। कावेरी रिवर के बारे में पढ़ेंगे भी थोड़ी अगली स्लाइड्स में कि कहाँ से निकलती है, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मेकेदातु की बात करें तो मेकेदातु इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो कर्नाटका गवर्नमेंट लगा रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट लगा रही है ऑन दी कावेरी रिवर। लेकिन तमिलनाडु की जो सरकार है वो ये कह रही है कि अगर इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया स्पेसिफिकली जो बेंगलुरु एरिया को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए, इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए टू दी अदर पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड। बट तमिलनाडु ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा पानी कर्नाटका ने अपने लिए रख लिया तो कम पानी तमिलनाडु के लिए बच जाएगा। इसीलिए तमिलनाडु इज़ अ काइंड ऑफ लोअर राइपेरियन स्टेट्स और एग्रीकल्चर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। राइस की कल्टीवेशन, कॉफ़ी कल्टीवेशन काफ़ी हम लोगों ने देखे हैं तमिलनाडु वाले एरिया में। तो इसीलिए तमिलनाडु कह रहा है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। एक तो ये इसलिए न्यूज़ में था। दूसरा ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस एरिया के जो अराउंड है अगर हम बात करें मेकेदातु वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अनऑथराइज्ड माइनिंग के केसेस देखने को मिले हैं। तो इसीलिए माइनिंग को रोकने के लिए या फिर क्या माइनिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, जितनी भी ये पैरामीटर्स हैं उन सबको स्टडी करने के लिए जो एनजीटी है, एनजीटी ने एक कमेटी बिठाई है। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। लेकिन अपने लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो मेकेदातु क्यों न्यूज़ में है और ये कहाँ पर है। इट इज़ एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कावेरी एंड ट्रिब्यूटरी अर्कावती। कावेरी की ट्रिब्यूटरी अर्कावती है जहाँ पर दोनों मिलती हैं, वहाँ पर ये अल्टीमेटली हम लोगों ने इट इज़ दी मेकेदातु प्रोजेक्ट। तो आप ये ट्रिब्यूटरी का नाम भी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी चीज़ें इस पर पूछी जा सकती हैं। क्लियर है? चलो अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, पहली बात तो इट वाज टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर फॉर दी बेंगलुरु वाला एरिया। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर हम कावेरी की बात करें तो कावेरी रिवर का अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इज दी ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मार्कर ही चेंज होते रहते हैं बीच में। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है आपका ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका स्टेट। ब्रह्मगिरी हिल भी आप ध्यान में रखेंगे और कर्नाटका स्टेट भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो सारी आपकी रिवर्स है ना, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इन सब का ओरिजिन प्लस इनका जो स्टेट है वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम जैसे गोदावरी की बात करें तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपके महाराष्ट्र वाले स्टेट में। कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा अराउंड दी एक महाबलेश्वर हिल है कर्नाटका में ही, ये वहाँ से निकलती है। और जो कावेरी है वो तो हम लोगों ने ब्रह्मगिरी हिल्स देखा ही है ना। तो दोनों ही कृष्णा और कावेरी ये आपकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। तो इन तीनों का भी सोर्स आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें कावेरी की तो दीज आर सम हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोयल, भवानी रिवर्स। ये कुछ 6 ट्रिब्यूटरीज हैं और साथ में अभी अर्कावती भी, जिसके कॉन्फ्लुएंस पर ये प्रोजेक्ट बना है एक्चुअली। तो ये ट्रिब्यूटरीज भी आपको ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी स्टेट सर्विसेज। तब ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। और साथ में आपका ये होमवर्क है कि भाई इन 7 ट्रिब्यूटरीज में से ये पता लगाना कि भाई कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है
और कौन सी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में हम याद करके चले जाते हैं बट लेफ्ट और राइट नहीं याद रखते, तो इसीलिए वहां पर कंफ्यूजन होती है। और जो एक इजी सा क्वेश्चन था जो सबका सही था वो हमारा गलत हो जाता है। तो कंपटीशन में अगर बने रहना है तो ऐसे ऐसे जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उनको हमें टैकल करना आना चाहिए। इसके लिए आपकी रिवीजन बड़ी ज़रूरी है। तो आपके लिए होमवर्क है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताना। यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो। आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। चलो, अगर हम देखें कि कौन कौन से झरने इस रिवर पर हमें देखने को मिलते हैं, फॉल्स अलोंग द वे। अगर हम कावेरी रिवर की बात करें तो ये तमिलनाडु में एंट्री के टाइम पर हल्का सा इस तरीके से घूम जाती है। काफ़ी टोटल आप कह लो कि बहुत नीचे से गिरती है एकदम से। तो इसीलिए इसमें काफ़ी सारे जो झरने हैं वो आपके तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलते हैं हमें। तो अगर हम फॉल्स की बात करें तो अपॉन एंटरिंग तमिलनाडु द कावेरी कंटिन्यूज थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्विस्टेड गॉर्जेस अंटिल इट रीचेस द होगेनकाल फॉल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉल है आपका होगेनकाल फॉल। इसके बाद जो कावेरी है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है। तो जब प्लेन एरिया में आ गई तब तो झरने होंगे ही नहीं। झरने कहाँ पर होते हैं, वाटरफॉल्स कहाँ होंगे, जहाँ आपका माउंटेनियस एरियाज होंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा ढलान होगी जिस एरिया में, जो भी चीज़ है। तो आप होगेनकाल फॉल्स इस पर हैं, ये ध्यान रखेंगे, साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज और इसका ओरिजिन। और मेकेदातु प्रोजेक्ट क्यों न्यूज़ में था और इस पर अभी डिसीजन आना बाकी है, क्योंकि तमिलनाडु भी ये कह रहा है कि भाई जो कावेरी ट्रिब्यूनल था, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट को देख रहा था, उसने कहा था कि भाई कोई भी एक स्टेट अपनी मर्जी से सारा का सारा पानी कावेरी का खुद यूज़ नहीं कर सकता, बाकी स्टेट्स के भी परमिशन चाहिए होगी। तो अगर कर्नाटका ये मेकेदातु प्रोजेक्ट लगाता है तो दैट इज इन दी वायलेशन ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल। तो इसीलिए अभी ये बनेगा या नहीं बनेगा तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो नेक्स्ट करेंगे नेशनल बायोमास ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। नाम से ही क्लियर है कि भाई एक ऐसा मिशन है जहां पर हम लोग जो हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहां पर हम कोल को बर्न करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। तो ऐसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग अब कोल के साथ साथ किसको बर्न करेंगे, बायोमास को बर्न करेंगे। बायोमास क्या है आपका, लाइफ स्टॉक वेस्ट हो सकता है, गोबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बायोमास है, क्योंकि बायोमास भी फ्लेमेबल होता है ना। इसको हम लोग बेसिकली जला सकते हैं, मीथेन गैस है उसमें भी, दैट इज़ फ्लेमेबल गैस। तो इसीलिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमें कोल के साथ साथ बायोमास को भी बर्न किया जाएगा, जिससे होगा क्या, कम अमाउंट ऑफ कोल विल बी यूज्ड। और जितना अमाउंट ऑफ कोल आप यूज़ कम करेंगे उतना ही एयर पोल्यूशन भी कम होगा। इसका मतलब एक ऐसी चीज़ है जहां पर आपकी रिन्यूएबल सोर्स कोल को आप एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे और साथ में इसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होएगा। तो एक विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो पहली चीज़ ये कि भाई ये क्या चीज़ है। अगर हम देखें बायोमास को फायरिंग मतलब साथ साथ, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे और इसका एयर पोल्यूशन पर इसका जो इम्पैक्ट है वो ध्यान रखेंगे। चलो अगर हम देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं को फायरिंग के, पहला तो इट इज़ अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी टू डिक्रीज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके दीज आर नॉन रिन्यूएबल। ये बहुत जल्दी से आपके रिन्यू नहीं होते, काफ़ी टाइम लगता है ना कोल बनने में। तो अगर हम सारा अभी ही यूज़ कर डालेंगे तो फिर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नहीं बचेगा। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज़ कम होगा, साथ में मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो भी कोल पावर प्लांट से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, तो वो सब चीज़ें भी कम हो जाएंगी, पहली चीज़। दूसरा, इट for the relevant advantage of a relative use of implementation and effective reduction of CO2 and other pollutants like SO2, NO2 emissions to the atmosphere, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, एक ही चीज़ है, अभी तक हम लोगों ने एयर पोल्यूशन ही किया है दोनों पॉइंट्स में। को फायरिंग बायोमास विद कोल मे रिकॉर्ड नो लॉस इन टोटल बॉयलर एफिशिएंसी।
जो बॉयलर है जहाँ पर हम लोग कोल को बर्न करते हैं, अगर हम उस बॉयलर में बायोमास को भी साथ में बर्न करें तो बॉयलर की एफिशिएंसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ती ही है। तो बेसिकली ज़्यादा अगर हम बायोमास यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंट जो इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग जनरेट कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी जनरेटेड। तीसरी चीज़ ये। चलो अगर हम देखें कि और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, इस मिशन के, नेशनल मिशन फॉर द को फायरिंग ऑफ बायोमास विद दी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ को फायरिंग फ्रॉम प्रेजेंट 5% टू हायर लेवल्स। अभी सिर्फ हम लोग कोल में 5% तक ही बायोमास को ब्लेंड करते हैं, लेकिन हम आगे आने वाले फ्यूचर में इस 5% को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहेंगे। तो पहली चीज़ तो प्रेजेंट 5% से हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है। साथ में हम लोगों ने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी करनी है कि भाई जो बायोमास में सिलिका प्रेजेंट है, अल्कलीज प्रेजेंट हैं, वो भी जो एटमॉस्फेयर उसको हार्म ना करें। तो हमें R&D एक्टिविटी करनी है। साथ में वी हैव टू ओवरकम द कॉन्स्ट्रेंट इन सप्लाइंग चेन ऑफ बायोमास। बायोमास कोल पावर प्लांट्स तक पहुंच सके, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो रहनी चाहिए। तो इसको भी इंश्योर करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। एंड टू कंसिडर द रेगुलेटरी इश्यूज इन बायोमास को फायरिंग। ऐसी कंपनीज अगर बायोमास को फायर कर रही हैं विद द कोल, तो उन पर रेगुलेशन करना भी एक जिम्मेदारी है, ताकि अमाउंट ऑफ बायोमास जितना सरकार ने बोला है कम से कम उतना तो कंपनीज लेकर ही आए। तो मतलब जो भी रेगुलेटरी इश्यूज होंगे उस को फायरिंग के साथ में, उसको देखने के लिए भी इसमें कोई ना कोई हम लोग पैरामीटर यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या बायोमास को फायरिंग है, क्या ये मिशन है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड व्हाट आर द बेसिक सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस मिशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम करेंगे आइसबर्ग A76। पहले इट वॉज द पार्ट ऑफ आइस शेल्फ, मतलब जब तक ये पूरा का पूरा ओशन में नहीं आया था। तो अगर हम देखें आइसबर्ग A76 अब पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग बन चुका है, जो पहले किसका पार्ट था? वेस्टर्न साइड ऑफ रोने आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। अगर हम आइस शेल्फ की बात करें, आइसबर्ग की बात करें, तो अगर हम ये ग्राउंड की बात करते हैं कि ये एक एरिया है और नीचे आपका ये वाटर शुरू हो रहा है, अगर तो ये पूरा का पूरा मास ऑफ आइस ग्राउंड पर है, तब हम इसको बोलते हैं ग्लेशियर। इफ ऑल इट इज इन दी ग्राउंड, तो इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। अगर ये ग्लेशियर धीरे धीरे आगे जा रहा है ना, आगे आगे मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी एंड एनी अदर थिंग, अगर ये हल्का सा आपका लैंड पर है और आधा आपका वाटर में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइस शेल्फ। और जब सबसे पहले ये टुकड़ा नीचे गिरेगा वाटर में जाके टूट के, तो जब ये टुकड़ा बिल्कुल टूट के पूरा का पूरा वाटर में आ जाता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं आइसबर्ग। तो ये डिफरेंस है आपका आइस शेल्फ में और आइसबर्ग में। तो A76 वॉज द पार्ट ऑफ रोने आइस शेल्फ, बट अब ये टूट चुका है, पूरा का पूरा ओशन में आ चुका है, तो इट हैज बिकम द आइसबर्ग। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो, तो वो उस मूवी में जो टाइटैनिक शिप है वो टकराती ही आइसबर्ग से है। पूरी की पूरी वो जो एक मास ऑफ आइस है वो सारा का सारा ओशन में ही रहता है। तो आइसबर्ग को इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। जो किस सी में अटैच्ड है आपकी आइस शेल्फ? वेडल सी। वेडल सी में घूम रहा है भी सारा का सारा आइसबर्ग, और काफ़ी लार्जेस्ट है। तो अब ये कंसर्न जताई जा रही है कि भाई क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसीलिए जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका के जो आइस शेल्फ्स हैं, वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की पेस को नहीं रोका गया, तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी सी का लेवल राइज हो जाएगा, और जितनी भी कोस्टल सिटीज़ हैं उन पे रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि जो A76 है वो क्या है और ये क्यों न्यूज़ में था। चलो नेक्स्ट करेंगे, NGT अपहोल्ड्स द राइट्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट इन बन्नी ग्रासलैंड। पहली बात तो ये बन्नी ग्रासलैंड्स हैं कहाँ? दीज आर इन दी गुजरात।
गुजरात का कच्छ एरिया। तो एनजीटी ने रिसेंटली भी डिसीजन दिया है कि बन्नी ग्रासलैंड में रहने वाले जितने भी पेस्टोरलिस्ट हैं, जो चरवाहे हैं, है ना, उनके लिए जितने भी राइट्स इनको मिले हुए हैं वो उनको दोबारा से मिल जाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी बार ये देखा गया था कि ये जो आपकी कम्युनिटी है, द कम्युनिटी लिव्स इन दी बन्नी ग्रासलैंड आर कॉल्ड द मलधारी। जो मालधारी कम्युनिटी है या मलधारी कम्युनिटी है, वट एवर यू वांट से, ये जो कम्युनिटी थी उसके पास जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट राइट्स थे उनसे बेसिकली छीन लिए गए थे सारे। जितनी भी इंडस्ट्रीज लगनी थी वहाँ पर, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी डेजर्टिफाइड चीज़ें हो गई थी, तो जो चरवाहे हैं वो अपनी गाय भैंसे वगैरह को लेके नहीं जा पाते थे वहाँ पे। तो अब एनजीटी ने इनकी पूरी की पूरी ये पिटीशन सुनी है, जिनको 2018 में फाइल किया था इन द एनजीटी। अब उस पिटीशन का रिजल्ट आ चुका है। एनजीटी ने ये कहा है कि भाई जो भी राइट बन्नी ग्रासलैंड्स में रहने वाले चरवाहों को मिलने चाहिए अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो उनको मिलेंगे और कोई भी सरकार उनसे उनको वंचित नहीं रख सकती। तो ये है डिसीजन का आपका क्रक्स। और विद इन दी 6 months डायरेक्टेड अ जॉइंट कमेटी टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर हमें पूरा एक्शन प्लान बना के दो कि भाई किस तरीके से आपने हमारी जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम की चीज़ है कि भाई एक तो इशू आप लोग इसमें से देख लेंगे, और मलधारी कम्युनिटीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है कि दीज कम्युनिटीज़ आर बेसिकली फाउंड इन विच स्टेट या फिर विच पार्ट ऑफ द गुजरात स्टेट। तो आप ध्यान रखें कच्छ रीजन में, गुजरात स्टेट में, दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। साथ में जो बन्नी ग्रासलैंड की अगर हम बात करें, पूरे कच्छ रीजन में सिर्फ और सिर्फ बन्नी ग्रासलैंड 45% ऑफ दी पास्चर्स को अकाउंट करता है, जिसमें आपकी कई सारी फ्लोरा एंड फोना है, आपकी जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये बफेलोज जानी जाती हैं यहाँ पर, जिन्होंने इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अपने आप को ढाल लिया है ना। तो बफेलोज ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसीलिए एनजीटी ने ये डिसीजन दिया है कि जो भी एनक्रोचमेंट्स इस एरिया में हो रही थी बाय एनी कंपनी और बाय एनी गवर्नमेंट, वो अब रोकी जाएगी और चीज़ों को वैसा का वैसा कर दिया जाएगा जैसे ये पहले थी। चलो, तो इतना हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका WWF की रिपोर्ट आई है ऑन दी स्नो लेपर्ड। ऐसा लेपर्ड की स्पीशी जो आपके स्नोई एरियाज में मिलता है। तो इसके लिए किसने रिपोर्ट रिलीज करी है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, जिस रिपोर्ट का जो टाइटल है दैट इज ओवर 100 years ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च। इस पूरी रिपोर्ट का अगर हम क्रक्स देखें ना, तो क्रक्स ये है कि स्नो लेपर्ड में जिस एरियाज में स्नो लेपर्ड्स रहते हैं उस एरियाज में उनकी रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर रिसर्च की ही नहीं गई है कभी भी। तो इसीलिए पिछले 100 सालों से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं बट हमें पता नहीं है। तो जब तक हमें डेटा ही नहीं पता है तब तक हम इनकी जो कंजर्वेशन है या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको इंश्योर नहीं कर सकते। तो इसीलिए WWF की रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो स्नो लेपर्ड्स हैं इनके बारे में इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। पहली चीज, मोर देन 70% हैबिटेट ऑफ द स्नो लेपर्ड ओवर 12 एशियन कंट्रीज रिमेन अनरिसर्च्ड। अगर पूरे एशिया में 12 एशियन कंट्रीज है जहां पर ये पाए जाते हैं, उसमें से 70% एरियाज को अभी तक हम लोगों ने रिसर्च ही नहीं किया है। तो ये रिसर्च को बढ़ाने के लिए बोलता है। साथ में अगर हम देखें तो नेपाल, इंडिया और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है स्नो लेपर्ड के केसेस में, बट अभी हमें ये भी नहीं पता है कि कितने स्नो लेपर्ड्स एक्चुअली इंडिया में प्रेजेंट हैं। डेटा आता है बट वो डेटा कहाँ तक सही है ये हमें श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए स्नो लेपर्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में, अगर हम वो देखते हैं, अभी की फाइंडिंग्स देख लेते हैं पहले। तो पहली बात तो रिसर्च नहीं की गई है ज़्यादा, इंडिया की स्थिति ठीक है। और अगर हम ग्लोबली देखें, देयर कुड बी एज फ्यू एज 4000 स्नो लेपर्ड्स लेफ्ट इन एशियाज हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स में तो रहेंगे स्नो लेपर्ड्स हैं। एंड दिस रिमेनिंग पॉपुलेशन फेसेस कंटिन्यूड एंड इमर्जिंग थ्रेट्स। थ्रेट्स इनको है, थ्रेट्स हैं कौन कौन से?
जैसे आपका इंक्रीज्ड हैबिटेट लॉस, लोगों ने अपने घर बना लिए हैं पहाड़ों में, काफ़ी टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है, तो इस वजह से इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो गया है। साथ में पोचिंग है, कॉन्फ्लिक्ट विद द कम्युनिटीज़ है, इनको उसकी स्किन के लिए, इनके बॉडी पार्ट्स के लिए हंट किया जाता है, इनकी पोचिंग की जाती है, इलीगल ट्रेडिंग की जाती है। देन ऑल दीज थ्रेट्स दे आर बेसिकली फेसिंग। तो इस रिपोर्ट ने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इनका डेटा इकट्ठा करो ताकि एक ओवरऑल स्कीम पूरे ग्लोबल लेवल पर चलाई जा सके कि स्नो लेपर्ड्स को बचाना कैसे है। तो ये क्रक्स है बेसिकली इस रिपोर्ट का। अगर हम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन इन इंडिया की बात करें कि हम लोगों ने क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं टू कंजर्व दी स्नो लेपर्ड्स, पहली चीज़ तो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP। ये जो प्रोग्राम है 2013 में चलाया गया था, जिसमें ग्लोबली सारी कंट्रीज़ ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था कि भाई जिन जिन कंट्रीज़ में स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं वो सभी कंट्रीज़ अपने एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन स्कीम्स चलाएंगी। तो इन्हीं को साथ में मानते हुए इंडिया ने अपने यहाँ पर 3 लैंडस्केप्स ऐसे डिस्क्राइब किए हैं कि भाई जहाँ पर स्नो लेपर्ड्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर आर 3 मेजर लैंडस्केप्स। जैसे फर्स्ट है आपका हेमिस स्पीति अक्रॉस लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, हेमिस नेशनल पार्क या फिर लाहौल स्पीति वाला एरिया, इन सब में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। नंदा देवी एंड गंगोत्री वाला एरिया उत्तराखंड में, यहाँ पर पाया जाता है। और अगर हम ईस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो ये कंचनजंगा और तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरियाज में पाया जाता है। तो इसका मतलब स्नो लेपर्ड आपका वेस्टर्न हिमालयाज में भी है और साथ में ईस्टर्न हिमालयाज में भी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं अगर पेपर में आ जाए तो ये 3 लैंडस्केप आपने ज़रूर ध्यान में रखने हैं। जैसे हम लोगों ने टाइगर सेंसस किया था पिछले करंट अफेयर्स में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि टाइगर्स के पाने की भी 5 लैंडस्केप्स हैं इंडिया में, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका होमवर्क है, इस करंट अफेयर के साथ में आप वो भी रिवाइज करेंगे कि किन 5 लैंडस्केप्स में इंडिया में टाइगर्स पाए जाते हैं। कमेंट भी कर सकते हो बट कॉपी में लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, और अगर हम देखें इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया था 2009 में टू प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कंजर्व स्नो लेपर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। अप्रोच का ध्यान रखेंगे कि इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच थी, जिसमें स्नो लेपर्ड्स की एनवायरनमेंट की भी हानि नहीं हम करना चाह रहे थे और साथ में उसको बचाने के केस में जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हम उसको भी रोकना नहीं चाह रहे थे। तो दोनों ही चीज़ें हमें इंश्योर करनी थी, इसीलिए हम लोगों ने ये एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट चलाया था फॉर दिस स्नो लेपर्ड। पहली बात तो ये। दूसरी और क्या किया हम लोगों ने, स्नो लेपर्ड जो है इंडिया में ऑन द कैटेगरी ऑफ 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ MOEF-CC। हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने देखा था कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और उनमें से स्नो लेपर्ड भी आता है। अगर हम पिछले करंट अफेयर की बात करें तो हमने देखा था कि एक अभी रिसेंटली कैराकल को हम लोगों ने इंक्लूड किया था अंडर दिस रिकवरी प्रोग्राम में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के तौर पे। तो ये भी आपका हल्का सा होमवर्क टाइप है कि ये भी देखना कि भाई अब टोटल कितनी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो चुकी हैं अंडर दिस प्रोग्राम। 22 भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो दैट्स अप टू द जितनी भी जो स्पीशीज़ हैं वो इंक्लूड की गई हैं, है ना। 22 भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, बताना मुझे कि 22 ही हैं या दूसरी भी हैं। चलो, अगर हम देखें और कौन कौन से हैं, सिक्योर हिमालय भी एक जो इनिशिएटिव है वो चलाया गया है बाय द GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड UNDP। ये ध्यान रखेंगे, सिक्योर हिमालय इज नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ बाय द UNDP एंड GEF। तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, इस प्रोजेक्ट को फंड करती हैं टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड्स एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम। इसका मतलब ये साथ में स्नो लेपर्ड्स को तो बचाती ही बचाती है, साथ में जिन एरियाज़ में स्नो लेपर्ड्स रहते हैं
वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाने हैं, दैट ऑल्सो बी फंडेड अंडर दिस सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है अभी इंडिया में 4 स्टेट्स में चल रहा है। हमें पता ही है जो आपके ये सारे के सारे हिमालयन स्टेट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर ध्यान रखेंगे, HP ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड ध्यान रखेंगे एंड सिक्किम। 4 स्टेट्स में ये भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इसीलिए काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकती है। इसीलिए आप 4 स्टेट्स ही ध्यान रखेंगे अंडर दिस सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जो कि एक GEF और UNDP का प्रोजेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका क्या कंजर्वेटरी स्टेटस है, अगर हम IUCN की लिस्ट की बात करें तो इट इज़ अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। IUCN में वल्नरेबल है, लेकिन इंडिया का जो स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम है SRP, उसमें ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज अ रिकॉग्नाइज किया गया है। तो IUCN में वल्नरेबल है और शेड्यूल 1 में आता है ऑफ WPA एक्ट 1972, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइगर्स भी शेड्यूल 1 में थे, ठीक है, गैंगेटी डॉल्फिन भी शेड्यूल 1 में थी। जो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है वो शेड्यूल 1 में ही होती है। और अगर हम साइट्स की बात करें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, या फिर CMS की बात करें, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इनको हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं बेसिकली। इन कन्वेंशंस के अंडर भी कुछ अपेंडिक्स बनाए गए हैं। अपेंडिक्स 1 में ये बेसिकली इंक्लूडेड हैं, दे आर इन दी अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज होंगी जो अभी बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, और अगर इनको नहीं बचाया गया तो जस्ट ये एक्सटिंक्शन की कगार पर ही है। अपेंडिक्स 1 कंसिस्ट ऑफ दो स्पीशीज विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन एंड द इमीडिएट स्टेप्स हैव टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन। तो इसीलिए साइट्स और CMS दोनों के ही अपेंडिक्स 1 में है स्नो लेपर्ड। वल्नरेबल है IUCN में और WPA एक्ट में शेड्यूल 1 में है। तो दिस इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया। तो इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, इसकी फाइंडिंग्स क्या थी, इंडिया के केस में स्नो लेपर्ड्स क्या क्या स्टेटस है, और कौन कौन सी स्कीम हम लोगों ने चलाई है टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड्स, वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। करें अगला टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल जीवन मिशन। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि रिसेंटली पुडुचेरी हैज़ बिकम द 4th स्टेट और UT टोटल मिला के आफ्टर गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स to provide the assured tap water supply to every rural home। रूरल होम की बात करेंगे, पूरा का पूरा पुडुचेरी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रूरल एरियाज ऑफ पुडुचेरी की बात कर रहे हैं। तो सभी रूरल होम्स में पुडुचेरी ने टैप वाटर के थ्रू जो है टैप के थ्रू लोगों को वाटर प्रोवाइड करवाया है। तो अब लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता कि वो बाल्टियों भर के लेकर आ रहे हैं, मटकों में भर के लेकर आ रहे हैं। वो चीज़ें अब नहीं होंगी इन द रूरल एरियाज, बिकॉज ऑल द हाउस होल्ड्स हैव नाउ द टैप वाटर कनेक्शन। क्लियर। एक तो क्यों ये न्यूज़ में था ये ध्यान रखेंगे। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है एंड एनी अदर थिंग। तो जल जीवन मिशन आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, जिसका टारगेट ये है कि 2024 तक every rural household should have the 55 liters of water per person per day through functional household tap connections। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले करंट अफेयर्स में भी, लेकिन हल्का सा रिवीजन मैं करवा रही हूँ अभी कि 2024 तक हर पर्सन को, रूरल एरियाज में रहने वाले को, एक टैप के थ्रू वाटर अवेलेबल करवाया जाए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और अगर इसके लिए फंडिंग की अगर हम बात करें तो दैट इज 50-50 फॉर दी अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स कौन से कि 90-10 है आपका हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उनके लिए आपका 90-10 रेशो, 90 वुड बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 वुड बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। और इनके अलावा जो स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या है आपका 50-50। और अगर हम यूटी की बात करें तो वो तो है ही सेंट्रली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड, तो इसीलिए वहाँ पर 100% है फॉर द यूनियन टेरिटरीज।
फंडिंग पैटर्न ध्यान रखेंगे, साथ में मिनिस्ट्री कौन सी है और न्यूज़ में क्यों रहा था। पेपर में स्टेटमेंट अगर आ जाए कि भाई कौन कौन से स्टेट्स या यूटी अभी तक जल जीवन मिशन रूरल के अंडर अपने आप को 100% जो टारगेट है वो अचीव कर पाए हैं, तो आपने ये 4 ध्यान रखने हैं, पुडुचेरी, गोवा, आपका अंडमान निकोबार एंड तेलंगाना रहेगा याद, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि नीति आयोग ने ना एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें स्पेसिफिकली जो निकोबार आइलैंड्स हैं, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो लगेंगे, टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, पोर्ट्स खोले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नीति आयोग ने अपने ड्राफ्ट में बताई हैं कि हम लोग ये सब करेंगे। लेकिन कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि इस प्लान के बाद जो एक एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी है निकोबार आइलैंड्स की, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनका भी जो कल्चरल वे ऑफ लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ये जो आपने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगाया है, इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। उसके लिए बोला क्या है इन्होंने कि भाई क्यों ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग के ड्राफ्ट में कहीं पर भी देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट अ नोट ऑन सिस्मिक एंड सुनामी हजार्ड्स, फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ जायंट लेदरबैक टर्टल। ये जायंट लेदरबैक टर्टल जो है वो काफ़ी पाया जाता है इन दिस निकोबार आइलैंड्स अंडर दी गलाथिया बे, जो आपका इस रीजन में मिलती है। तो इसमें ये बताया नहीं गया कि भाई जो सिस्मिक या फिर सुनामी के हजार्ड्स हैं आप उनको कैसे टैकल करेंगे। अगर सुनामी आ गई तो जितने भी आपके पोर्ट्स हैं या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कोस्टल एरियाज़ में बेसिकली लगाने की बात कर रहे हैं, आप उनको कैसे बचाएंगे, ये नहीं बताया। ये नहीं बताया कि फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा इन आइलैंड्स पर, तो डिटेल्स आर मिसिंग, पहली चीज़ ये। दूसरी, देयर इज़ नो डिटेल ऑफ द ट्रीज टू बी फेल्ड। आपने बोल तो दिया कि हम पोर्ट्स बनाएंगे या फिर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, रेजिडेंस रहने के लिए होटल्स वगैरह बनाएंगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रोसेस में कितनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन आप करेंगे ये आपने नहीं बताया। तो पहले बताओ कि भाई कितना ज़्यादा आप डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो वो सब नहीं बताया इसमें। साथ में द कमेटी रेज्ड अ नंबर ऑफ एडिशनल इश्यूज इंक्लूडिंग अबाउट गैलाथिया बे, जो गैलाथिया बे हम लोगों ने बात करी, जिसमें क्या पाया जाता है आपका जायंट लेदरबैक टर्टल विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मरीन टर्टल। तो एक ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो गैलाथिया बे में बेसिकली आप किस तरीके से कंजर्वेशन करेंगे जिससे कि जायंट लेदरबैक टर्टल जो हैं उनको भी हानि ना पहुंचे, ये नहीं आपने बताया। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो नीति आयोग ने बताया है कि हम क्या क्या करेंगे, उसके ये इश्यूज हम लोगों को देखने हैं। क्लियर है, रहेगा याद इसकी सिंपल किस मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पर डेवलपमेंट की बात की गई है, तो वो है नीति। डेवलपमेंट है क्या, कंसर्न्स क्या है, ये हमें पता लग गया। क्लियर है, अभी तो इम्प्लीमेंट ये होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। अभी से ड्राफ्ट तैयार किया था जिसके अगेंस्ट ही काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, तो वो ड्राफ्ट बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, दैट इज टू बी सीन इन द फ्यूचर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड्स यूएन रिपोर्ट ऑन ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस। काफ़ी ज़्यादा जो मीथेन एमिशंस हैं वो हम लोग करते हैं, बिकॉज अगर हम मीथेन एमिशंस की बात करें तो जो मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स इज द एग्रीकल्चर या फिर आपकी लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द एनिमल्स या फिर ह्यूमंस। तो दिस इज द बेसिकली सोर्स ऑफ द मीथेन एमिशन। और जो मीथेन है दैट इज ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली है कि भाई कितना ज़्यादा जो मीथेन एमिशंस है वो ह्यूमंस कॉज करते हैं और अल्टीमेटली क्या हम कर सकते हैं इस एमिशंस को रोकने के लिए। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट निकाली है बेसिकली UNEP ने और साथ में CCAC, क्लाइमेट एंड
क्लीन एयर कोलिशन। ये बेसिकली मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा याद रहेगा आपको, क्योंकि रिपोर्ट किसने निकाली है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रिपोर्ट के बारे में। तो इसीलिए रिपोर्ट ध्यान रखेंगे UNEP और CCAEC के द्वारा निकाला गया है। अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स की बात करें कि व्हाट आर द मेन कंसर्न्स या फिर की फाइंडिंग्स, इसने कहा है कि भाई ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस आर इंक्रीज ये हो रहे हैं फास्टर करंटली दैन एट एनी अदर टाइम सिंस रिकॉर्ड कीपिंग बिगन इन 1980s। 1980 से लेकर अब तक जितना भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है इंक्रीज इन द मीथेन एमिशंस, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर है। इवन आफ्टर द कोरोना पेंडेमिक, कोरोना के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डाउन आ गई थी, चाहे वो CO2 हो या फिर एयर पोल्यूशन हो, बट स्टिल कोरोना के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज पोजीशन में है। और this was a cause of concern as methane was an extremely powerful greenhouse gas. It is responsible for about 30% of warming since pre-industrial times. अगर एटमॉस्फेयर को वार्म करने में इसका 30% रोल है, मेजर रोल किसका है? आपका CO2 का, बट CO2 के बाद यही आती है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है और इसका जो पोटेंशियल है वार्म अप करने का वो भी ज़्यादा है। तो इसीलिए मीथेन को रोकना हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो अगर हम देखें कि और क्या क्या इसने सजेशंस दिए हैं कि इन चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इन्होंने बोला है कि भाई ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस मस्ट बी कट बाय 40% टू अवॉइड द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि अगर ह्यूमन द्वारा इंड्यूस्ड एमिशन को आप 45% से कम कर देते हो तभी आप क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव और वर्स्ट इफेक्ट्स हैं उनसे आप बच पाएंगे। एंड सच अ कट, इतना अगर कट लग गया तो इट वुड प्रिवेंट अ राइज इन द ग्लोबल वार्मिंग बाय अप टू 0.3 डिग्री सेल्सियस बाय 2045। अगले आने वाले 25 सालों में 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम बढ़ेगा अगर आपने इतना कट लगा दिया इन द मीथेन एमिशंस। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करो। साथ में इन्होंने ये बोला कि ये अगर आपने लगा दिया तो प्री मेच्योर डेथ जो है उनको आप रोक सकेंगे, अस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट्स हैं आप उनको रोक सकेंगे। तो इसने बोला 45% तो कम आपको करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और ये 45% स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन कि कितना सजेशंस दिया है बाय दिस UNEP और CCAC की रिपोर्ट ने। साथ में इसने ये बोला है कि यू नीड 3 बिहेवियरल चेंजेस, कि ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब देयर वुड बी 3 बिहेवियरल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, रिड्यूसिंग द फूड वेस्ट एंड लॉस। जितना ज़्यादा फूड वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा मीथेन एमिट होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि फूड में भी आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है, मीथेन रिलीज होती है उससे। पहली चीज़ तो फूड वेस्ट कम करो। इम्प्रूविंग लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, क्योंकि लाइव स्टॉक इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए उसको मैनेज करो। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल से हैं आप उनको एज अ बायोमास ट्रीट करो, आप उनको यूज़ करके बायोगैस पावर प्लांट लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा लो, या फिर जो अभी मिशन हम लोगों ने किया नेशनल मिशन ऑफ द को फायरिंग ऑफ बायोमास विद कोल, उसमें बता दो, उसमें भेज दो, कुछ भी करो, बट कम से कम आपको ये मैनेज करनी है चीज़ें टू इम्प्रूव द लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। एंड थर्ड, अडॉप्टिंग हेल्दी डाइट्स वेजिटेरियन और विद अ लोअर मीट एंड डेयरी कंटेंट। तो फूड हैबिट्स अपनी अच्छी करो, अपनी ये लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करो, फूड वेस्ट को कम करो, एक्सेट्रा। जो 3 बिहेवियरल चेंजेस हैं ये इस रिपोर्ट के द्वारा बताए गए हैं कि अगर आप ये सब कर लेंगे तो 45% ऑफ द मीथेन एमिशंस कुड बी रिड्यूस्ड। तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है, किसने रिलीज करी है, क्या मेन कंसर्न्स इसने बताए और साथ में सजेशंस क्या दिए इसने चीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये 4 चीज़ें हैं इस रिपोर्ट के बारे में जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करेंगे बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल, यूको। अगर हम यूज्ड कुकिंग ऑयल की बात करें तो एक ऐसा कुकिंग ऑयल जो आप बार बार यूज़ करते रहते हैं। एक बार पूड़ी तल ली, फिर पकौड़े तल लिए, फिर हफ्ते बाद फिर पूड़ी तल ली। लेकिन ये जो बार बार जो आप ये यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल को, तो बार बार ये फ्राई हो रहा है बेसिकली ऑयल,
तो जब आप हर बार फ्राई कर रहे हैं ऑयल को, तो ऑयल में प्रेजेंट जो टोटल पोलर कंपाउंड्स हैं TPC विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द हार्ट, तो इसीलिए जो TPC अगर ज़्यादा हो गए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बढ़ाते हैं, इसलिए ये ह्यूमंस के लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए बार बार फ्राइंग शुड बी प्रिवेंटेड। हर बार आप एक ही तेल को नहीं यूज़ करने, मतलब नहीं यूज़ करें, दैट इज़ दी आपके लिए एडवाइस। तो ऐसा यूज कुकिंग ऑयल अब ये काम का किसका है? या तो आप इसको फेंक दोगे, आप इसको फेंकोगे तो नाली में फेंकोगे, या फिर अपने जो किचन का सिंक है उसमें डालोगे। उससे क्या होगा, जो पाइप्स हैं जहाँ से पूरा का पूरा ये पानी जा रहा है, वो पाइप्स चोक होने का खतरा ज़्यादा है। तो इसीलिए ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप इसको बाहर फेंक सकते हैं। इसीलिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली है कि ये जो यूज कुकिंग ऑयल है इसको हम लोग यूज़ करेंगे और हम क्या बनाएंगे, विल फॉर्म दी बायोडीजल, एक ऐसा फॉर्म ऑफ डीजल जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा और साथ में ये जो चीज़ें हैं ये भी आपकी प्रिवेंट करेगा। तो ऐसा बायोडीजल, इसको हम लोगों ने पहली बार लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर द्वारा। ही फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल। क्योंकि ये तो बायोडीजल है, यहाँ से हम लोगों ने वो एक काइंड ऑफ ऑयल बनाया है, तो इसको हम डीजल में बेसिकली ब्लेंड करते हैं और उसके बाद जो कार हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनमें यूज़ करते हैं। तो इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है, पहला ये जो इनिशिएटिव था इसके थ्रू पहली बार एक ऐसा बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल हम लोगों ने लॉन्च करवाया है। तो ये आप कह लो कि स्टार्टिंग ऑफ द स्कीम है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ स्कीम है, इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो हमारे जो बेसिक मकसद है यही है कि हम यू को जो यूज कुकिंग ऑयल है वो उससे क्या समझते हैं और ये क्या बेसिकली काम करेगा। अगर हम देखें ना तो फसाए ने ये लॉन्च किया था आपका रूको इनिशिएटिव। फसाए का था रूको रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, इसके तहत भी बायोडीजल बनाने थे। इसमें क्या था, कई सारी कंपनीज को ये हायर करेंगे जो घरों से जितना भी कुकिंग ऑयल यूज हो चुका है, जो अब यूज नहीं कर सकते आप, उनको ये इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद इसे बायोडीजल बनाएगी, जिसको बाद में डीजल से ब्लेंड कर देंगे और व्हीकल्स में यूज करेंगे। बट काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि भाई एक कंपनी के द्वारा हर घर से चीज़ें से कलेक्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्कीम थी वो काफ़ी बहुत स्लो पेस पे चल रही थी। इसीलिए पिछले 3 साल में सिर्फ पहली बार ही हम लोगों ने एक ऐसा ब्लेंडेड बायोडीजल को लॉन्च किया है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द स्कीम। बट क्योंकि अभी चल पड़ी है स्कीम तो मे बी इसमें अब स्पीड देखने को मिले हमें, है ना, होप सो। चलो, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ये UNEP की रिपोर्ट है, नाम से ही क्लियर है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट कि यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉन्च किया था प्रोग्राम जिसका नाम था नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030। हर किसी जो कंट्री है उसको टारगेट दिया गया था कि 2030 तक आप कम से कम इतना फॉरेस्ट अपने एरिया में लगाओ, दैट इज़ द रीफॉरेस्टेशन। और बेसिक टारगेट क्या था इस पूरे मिशन का कि 2030 तक जो पूरे वर्ल्ड का 3% है, जो पूरी लैंड का लाभी अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में ओनली अराउंड 22% इज दी फॉरेस्ट। तो इसको बढ़ा के कितना करना है आपको, 25% करना है, ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था। तो इसी को देखने के लिए कि भाई किस कंट्री ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया है, उसके लिए रिपोर्ट निकाली गई है बाय द UNEP। एक तो ये बैकग्राउंड आप ध्यान में रखेंगे कि भाई नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 के तहत ही ये आपका जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है। और अगर हम देखें इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स क्या है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स, कि क्या ये सक्सेसफुल रहा पिछले टाइम्स में या नहीं रहा। की फाइंडिंग्स ये हैं कि भाई जो कोरोना का पेंडेमिक था उसने चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज। तो जो सरकारें ज़्यादातर फॉरेस्टेशन में काम करने वाली थी, अब क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पेंडेमिक, तो इसीलिए जो भी टारगेट सभी कंट्रीज़ को दिए गए थे अब वो स्लो डाउन हो चुके हैं। और अगर हम देखें
ओवरऑल इम्पैक्ट भी कोरोना का यही है कि कोरोना ने आपकी ना तो सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि पॉलिटिकल लाइफ को, सोशल लाइफ को, आपकी जो एक कल्चरल लाइफ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है ना। टेम्पल्स, मस्जिद्स ये सब भी बंद हैं तो आपकी कल्चरल लाइफ भी चेंज हो गई है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट है कि भाई चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो किसी लेवल पर हो, द इम्पैक्ट वॉज नेगेटिव, पॉजिटिव कोई नहीं था। इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल आउटपुट, पूरे वर्ल्ड में जो जीडीपी है वो भी रिड्यूस कर गई है, साथ में इंडिया में भी रिड्यूस कर गई है। तो कोरोना का ये भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। साथ में इसने ये भी बताया है कि भाई व्हाट नीड्स टू बी डन। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई क्या ये रिपोर्ट है, क्यों ये लॉन्च की गई है, और इसने बेसिकली क्या फाइंडिंग्स दिए कि भाई क्यों ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो सभी कंट्रीज़ हैं, वो क्यों अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो रीज़न हम लोगों ने देख लिया, कोरोना पैंडेमिक। तो इसने ये बताया है कि भाई और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। पहला इसने बताया है कि भाई यू हैव टू सस्टेनेबली रिसोर्स्ड एंड मैनेज द फॉरेस्ट because it can increase the employment, disaster risk reduction, food security and social safety nets for the starters। क्रक्स पूरी रिपोर्ट के सजेशंस का यही है कि भाई एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हमें काम करना चाहिए। अब जो कोरोना है, अब इसका थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, थर्ड वेव आएगी, इट इज़ टू बी अज्यूम्ड, बट सेकेंड वेव के बाद अभी जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक है। तो इसीलिए जो बाकी और कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ साथ जो और कंट्रीज़ हैं, उनको अब दोबारा से गेयरअप हो जाना चाहिए कि फॉरेस्टेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पिछला जो साल है, जो पिछला 1.5 साल है, वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ एफॉरेस्टेशन। तो इसीलिए आपको फॉरेस्ट को दोबारा से अच्छे से मैनेज करना है और उसको लगाना है ताकि आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, आपका जो एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ थी खास करके फॉरेस्ट पीपल के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए, वो भी बढ़े। तो ये बेसिकली क्रक्स यही है कि इसने क्या क्या बोला है कि फ्यूचर में अगर आप ये फॉरेस्ट लगाएंगे तो कोरोना जैसी पेंडेमिक्स जो हैं आपको थोड़ी सी कम इम्पैक्ट करेंगी, लाइवलीहुड को कम इम्पैक्ट करेंगे एंड एनी अदर थिंग्स। तो सजेशंस ये हैं, बेसिकली एक बार पढ़ लेना है इसको। बाकी ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एक तो ये नेशनल जो स्ट्रेटेजिक प्लान था आपका ये वाला फॉर फॉरेस्ट 2030, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था और ये जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज़ करी है, और ओवरऑल क्रक्स जो हम हर एक रिपोर्ट का पढ़ते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीआरडीओ का कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। डीआरडीओ ने भी एक कोविड-19 का जो एक एंटीबॉडी हम लोग बनाती है हमारी बॉडी, उसको डिटेक्ट करने के लिए किट बनाई है। उस किट का नाम आप ध्यान रखेंगे, द नेम ऑफ द किट इज डिप्कोवैन। डिप्कोवैन है जो किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है, जो आपकी बॉडी में कोरोना के बाद एंटीबॉडी जनरेट हुई है या फिर एक तरीके से टेस्ट है ये कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था जो हम ध्यान रखेंगे। दिस किट कैन डिटेक्ट बोथ द स्पाइक, जो स्पाइक प्रोटीन है विच इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन, स्पाइक प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 with a high sensitivity of 97% and the specificity of 99%। मतलब काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट मानी गई है ये। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि भाई ये एक दो किट है वो किसने डेवलप करी है और इसका नाम क्या है, और ये क्या दोनों के दोनों जो प्रोटीन्स हैं कोरोना के, स्पाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, दोनों को ही डिटेक्ट ये कर सकती है। एंड और कुछ फीचर्स देख लेते हैं एक बार। दिस किट हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 18 मंथ्स। अगर आपने एक बार खरीद ली है तो 18 मंथ्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक किट एक ही बार यूज़ होगी, बट अगर आपने अभी नहीं यूज़ किया तो 18 मंथ में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का भाव ये है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो डीआरडीओ के साथ में आपका जो ये VDL है, वैनगार्ड डायग्नोस्टिक लिमिटेड, इसने भी काफ़ी हेल्प करी है डीआरडीओ की। तो इट इज़ इन द कोलैबोरेशन एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ICMR। ICMR ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अप्रूव किया है आपका 2021 अप्रैल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसने रिलीज़ करा है ये टेस्टिंग किट, क्या ये बेसिकली चीज़ है, क्या ये डिटेक्ट करेगा, और ये इसका नाम क्या है और ये किसने
बनाया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना नासाज एंड ईएसएज सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है जो भेजा है दोनों ने मिलकर, नासा ने भी और ईएसए ने मिलकर, स्पेसिफिकली टू स्टडी द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द सन। इसको स्टडी करने के लिए बेसिकली भेजा गया है। इसने अभी रिसेंटली ही कुछ जो कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, जो मतलब जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, वहाँ से जो भी आग के आप कह रहे हो फ्लेयर्स निकलते हैं, जो इजेक्शंस होते हैं उस लेयर से, उसको अभी रिसेंटली होते हुए देखा है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था। हमारे काम की चीज़ ये है कि भाई जो सोलर ऑर्बिटर है ये क्या है और इसका क्या मकसद है। तो हम देखेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो हमें ये तो पता ही है, इट इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड ईएसए, यूरोपियन एंड यूएसए स्पेस एजेंसी। तो ये ध्यान रखेंगे। लॉन्च किया गया था ये फरवरी 2020 में। इट इज़ द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कॉस्मिक विजन 2015 टू 2025 प्रोग्राम। ये ईसे का प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे स्टार्स इन लोगों ने चूज़ किए हैं कि भाई इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में पता लगाएंगे। तो उसमें से ही एक है आपका ये सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। हमें पता है कि ये प्रोवाइड करेगा इमेजेस ऑफ सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, इट इज़ अ 7-year मिशन एंड विल कम विद इन 26 मिलियन माइल्स ऑफ द सन। और ये काफ़ी नज़दीक जाके जो सन है उसकी पिक्चर्स लेगा। और जितना सन के नज़दीक जाओगे उतना ही हीट भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए इस टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए क्या लगाया गया है इसमें, इट हैज़ द टाइटेनियम हीट शील्ड कोटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट। एक टाइटेनियम की हीट शील्ड है जिसको कैल्शियम सल्फेट से भी कोट किया गया है। अगर ऐसी शील्ड उस किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर लगी होती है तो टेम्परेचर का ज़्यादा जो रोल है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसीलिए एयरक्राफ्ट मेल्ट नहीं करेगा, स्पेसक्राफ्ट मेल्ट नहीं करेगा। तो एक तो ये स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि भाई इट कैन एंड्योर द टेम्परेचर अप टू 970 डिग्री फ़ारेनहाइट। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है जिसको ये टॉलरेट कर सकता है। तो ये काफ़ी पास जाके सन का नॉर्थ या साउथ पोल की इमेजेस हम लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम इससे पहले देखेंगे, इससे पहले क्या था, इट हैज़ द यूलियस स्पेसक्राफ्ट, अनदर कोलैबोरेशन बिटवीन ईएसए एंड नासा दैट वाज लॉन्च्ड इन 1990। ये भी सन को ही स्टडी करने के लिए भेजा गया था, दोनों का ही कोलैबोरेशन था। तो क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए इन्होंने सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट भेजा है। तो इसीलिए नासा एंड ईएसए का जॉइंट कोलैबोरेशन था, जिसने अभी रिसेंटली जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ से इजेक्शंस होते हुए देखे थे। और क्योंकि इजेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इजेक्शंस होंगे कोरोना से उतना ही ज़्यादा ये अर्थ पर पहुँचेंगे। जितना ज़्यादा ये अर्थ पर पहुँचेंगे तो ये जो अर्थ की टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है ड्यू टू दिस इजेक्शंस। तो इसीलिए इनको प्रिडिक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई ये किस तरीके से अर्थ पर आने वाली हैं या फिर अर्थ पर कैसे ये हानि पहुंचाएंगे इन एनी अदर थिंग। क्लियर है? तो इसलिए इसको हमने पढ़ने के लिए ये भेजा है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे चाइना का जुरांग रोवर। जुरांग रोवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली चाइना का जो मार्स मिशन है, कौन सा, क्या नाम है उसका, तियानवेन-1। ये जो मिशन था हमने देखा था, इट वाज अ लैंडर मिशन कि अपने साथ ही एक रोवर भी लेके जाएगा जो उस मार्स के सरफेस पर लैंड करने के बाद चीज़ों को बहुत माइन्यूट तरीके से स्टडी करेगा। तो जो रोवर है उसका नाम क्या है आपका, जुरोंग। मिशन का नाम तियानवेन-1 है बट जो रोवर है उसका नाम जुरोंग है। तो अभी रिसेंटली ये जो लैंडर मिशन है ये मतलब मार्स के सरफेस पर पहुंच गया था और अभी जुरोंग रोवर को ये लोग डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं। तो अगर चाइना इसको डिप्लॉय करने में सक्सेसफुल हो गया तो इट विल बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में ही एक ऐसा लैंडर मिशन भेजा जिसका रोवर भी बढ़िया तरीके से लैंड किया और साथ में अब ये बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन भी कर रहा है। तो इट वुड बिकम द फर्स्ट कंट्री।
बट देखना ये है कि भाई ये क्या ये डिप्लॉय ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर एक बार ये डिप्लॉय हो गया तो इट विल सून बी स्टडी द मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड जियोलॉजी। मार्स के सरफेस का जो भी जियोलॉजी है, किस टाइप की रॉक्स प्रेजेंट हैं, पानी है या नहीं है, मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट वुड बी स्टडीड बाय दिस ज़ुरांग रोवर। और अगर हम बात करें कि इस चाइना के तियानवेन-1 मिशन के बाद अपार्ट फ्रॉम चाइना ओनली द यूएस हैज़ बीन एबल टू डिप्लॉय रोवर्स टू स्टडी द सरफेस ऑफ द रेड प्लैनेट। तो लैंडर मिशन तो चाइना का 2nd नंबर पर है ये, लेकिन अगर ये ज़ुरांग रोवर काम करने लग गया तो मेडन अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में चाइना के द्वारा ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा रहा है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ाता है चाइना का एज कंपेयर टू द यूएसए। क्लियर है, चीज़ याद रहेगी। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे नासा का ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसका काम क्या था इस मिशन का कि बेनू एस्ट्रॉयड है, बेनू एस्ट्रॉयड है, इसके ऊपर ये लैंड करेगा, यहाँ की जो मिट्टी है वो उठाएगा और उसके बाद दोबारा से कहाँ आ जाएगा, अर्थ पर आ जाएगा। तो ये काम था इसका कि लैंड करना बेनू एस्ट्रॉयड पर एंड अल्टीमेटली उसके सैंपल्स लेकर आना। तो वापस लेकर आने की जो जर्नी है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड, ये इस मई 11 में इट हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम दिस एस्ट्रॉयड बेनू। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। तो अगर हम बेनू की बात करें तो बेनू में जो कार्बन कंटेंट है ना ये बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतने ही ज़्यादा कोल के बनने के चांसेस होंगे, उतने ही ज़्यादा और रिसोर्सेज होने के चांसेस वहाँ पर होंगे। तो इसीलिए काफ़ी साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि भाई अगर अर्थ पर पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई और रिसोर्सेज कम हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एस्ट्रॉयड पर जाकर भी वी कैन हैव एक्सेस ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो इसीलिए कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है बेनू एस्ट्रॉयड पर, इसीलिए इसको स्टडी करने के लिए चूज़ किया गया था। तो दैट वाज द नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन। और क्योंकि बेनू जो है कार्बन कंटेंट इसमें ज़्यादा है, इसीलिए जो ये लाइट है सन से आने वाली लाइट को ये बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम एल्बिडो इफेक्ट की बात करते हैं, आपने ज्योग्राफी में किया होगा कि एल्बिडो इफेक्ट ALBEDO कि कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस टू द एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। जैसे अगर हमने कोई लाइट मारी है तो अगर सन से आने वाली लाइट इस आइस से टकराई, आइस में ने कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करी और सिंपल इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, सारे की सारी लाइट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब आइस का जो एल्बिडो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर हम बेनू की बात करें तो क्योंकि कार्बन कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा है इसीलिए लाइट की रिफ्लेक्शन भी कम होती है, और जितना कम लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उतना ही थोड़ा सा डार्क स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इट हैज़ द डार्क नेचर। तो ये एटमॉस्फेयर का नासा का ये मिशन ध्यान में रहेगा। चलो नेक्स्ट है आपका स्पेसएक्स स्टारशिप लैंडिंग। स्पेसएक्स कंपनी की स्टारशिप एक प्रोग्राम है जिसमें ये लोग ऐसा रॉकेट बना रहे हैं। रॉकेट का नाम क्या है आपका, स्टारशिप, इसीलिए इसका नाम स्टारशिप लैंडिंग है। तो एक ऐसा रॉकेट बना रहे हैं जो बेसिकली बार बार यूज हो सके। अभी क्या होता है, एक रॉकेट पर बिठाकर हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं और अल्टीमेटली जब ये ऑर्बिट में पहुंचानी होती हैं तो ये रॉकेट्स के सारे जो पार्ट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं और अर्थ में दोबारा एंट्री करते हुए ये जल जाते हैं। तो इसलिए बार बार हमें सैटेलाइट्स को पहुंचाने के लिए हर बार एक नया रॉकेट बनाना पड़ता है। तो स्पेसएक्स कंपनी एलोन मस्क की जो है वो ये चाह रही है कि एक रॉकेट बनाया जाए जिसको आप बार बार यूज़ कर सको। तो अभी इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो किया गया है, क्योंकि पिछले काफ़ी अटेम्प्ट में सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि इस एलोन मस्क कंपनी का ये जो स्टारशिप रॉकेट है इट हैज़ बीन अगेन एंटर्ड इनटू द अर्थ और सेफली इसको हम लोग लैंड करवा पाए हैं, है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अगर हम इस स्टारशिप की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स भेजने के लिए नहीं है, ये आपके जो ह्यूमंस हैं उनको भी मून पर भेजने के लिए या फिर मार्स पर सैटेलाइट्स भेजने के लिए,
इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो एक बार रॉकेट बनाओ और सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर लो, ताकि खर्चा भी कम आए और एफिशिएंसी भी बढ़े सैटेलाइट्स वगैरह की। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में कि इट इज़ अ फुल स्केल स्टेनलेस स्टील बुलेट शेप्ड रॉकेट शिप built by SpaceX, a company of Elon Musk. It is being fully reusable transportation system for crew and cargo to the Earth's orbit, Moon and Mars. दोनों के लिए ही ये applicable है. And it has been described as the world's most powerful launch vehicle with the ability to have 100 metric ton. किसी भी जगह से ये 100 मेट्रिक टन तक का जो भार है ये उठा के स्पेस में जा सकता है। तो ये इसका जो वेट है वो ध्यान में रखेंगे, 100 मेट्रिक टन इज द कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग। और बियॉन्ड द मून इट इज ऑल्सो डिजाइन फॉर द इंटरप्लेनेटरी मिशंस, मार्स तक भी जा सकता है। एंड इन अप्रैल 2021 नासा ने स्पेसएक्स को चूज किया था कि भाई जो हमारा आर्टेमिस मिशन है, अगर हम नासा की बात करें तो दे आर लॉन्चिंग है आर्टेमिस मिशन, जिसमें मून पर रहने के लिए या फिर उस पर एक ट्रिप लगाने के लिए जो चीज़ें हैं वो डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए मून पर लोगों को लेकर जाने के लिए ये स्टारशिप का जो प्रोजेक्ट है वो नासा यूज़ करेगा। इसीलिए इन्होंने इस कंपनी को चूज़ किया है टू सेंड ह्यूमंस टू द मून इन दिस डिकेड। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है ऑफ द स्टारशिप रॉकेट। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये इस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज माई लैब कोवी सेल्फ। माई लैब कोवी सेल्फ बेसिकली एक ऐसा किट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट करने के लिए। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक रैट की तरह है, ये आपका रैपिड एंटीजन जो टेस्ट था उसके जैसा ही एक स्ट्रैटेजी है। तो ये जो माई लैब कोवी सेल्फ है ये किसने बनाई है? इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द माई लैब कंपनी का नाम ही ये है। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ICMR। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट, जो कि आप सैंपल्स अपने ले सकते हैं नेज़ल से या फिर माउथ से, तो उसको आप यूज़ करके अपना जो कोरोना टेस्ट है वो कर सकते हैं। साथ में जो माई लैब कंपनी है इसने एक ऐसी ऐप लॉन्च करी है इसके साथ में, कोवी सेल्फ के साथ में, कि आपका जो डेटा है वो ये रिकॉर्ड करेगी और आपको ट्रेस करेगी कि भाई क्या आपको कोरोना है या नहीं है। तो इसीलिए आपको सजेशंस भी दिए जाएंगे कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप लोगों से दूर रहें, या फिर एनी अदर सजेशंस जो भी यहाँ पर ये इन लोगों ने एल्गोरिथम में बेस्ड किया हुआ है। ठीक है, तो माई लैब का को भी सेल्फ ध्यान रखेंगे, इंडिया की सेल्फ टेस्टिंग किट 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है, इतनी एफिशिएंट है। एफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव केसेस आने के चांसेस हल्के से कम पाए गए। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2DG DRDO's न्यू ओरल ड्रग फॉर कोविड-19। 2DG 2-deoxy-2 ग्लूकोज जो ड्रग है बेसिकली DRDO ने बनाया है, ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको कोरोना हो रखा है। तो ये काइंड ऑफ मेडिसिन है, वैक्सीन नहीं है, ये एक ड्रग है, ये एक मेडिसिन है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो ड्रग है वो करती क्या है? द ड्रग अक्यूमुलेट्स इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द वायरस बाय स्टॉपिंग द वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो भी वायरस की जो सेल्स हैं उनमें जाकर ये अटैक करती है ताकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर सके। जितना कम जो वायरस है अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा उतनी ही वो कम सेल्स को डैमेज पहुंचाएगा हमारे वाली। तो इसीलिए जो कोरोना का इम्पैक्ट होगा वो हल्का सा कम हो जाएगा। तो इसीलिए न्यूज़ में था कि भाई अभी DRDO ने ये बनाया था, और जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI है, इट हैड क्लियर्ड द फॉर्मुलेशन ऑन May 1 फॉर एमरजेंसी यूज एज एन थेरेपी इन मॉडरेट टू सिवियर कोविड-19 पेशेंट्स, कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं पेशेंट्स की। तो इसीलिए ड्रग क्या है, किसने बनाया है, बनाया किसने है ये? इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज न्यू दिल्ली।
ये भी लैब है डीआरडीओ की। डीआरडीओ काफ़ी सारे लैब्स हैं पूरे देश में हमारे, तो न्यू दिल्ली में ये लैब है इन कोलैबोरेशन विद द हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, DRL। तो डीआरडीओ तो है, लेकिन साथ में आप लैब का भी ध्यान रखेंगे नाम, और साथ में ये जो हैदराबाद की कंपनी है उसका भी नाम ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो क्या ये ड्रग है, कैसे ये काम करेगा, न्यूज़ में क्यों था और किसने ये बनाया है, तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इजराइल्स आयरन डोम इंटरसेप्ट रॉकेट्स। काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये आयरन डोम का कंसेप्ट। आयरन डोम बेसिकली है क्या, किस कंट्री का है, इजराइल का है। तो नाम से क्लियर है कि भाई इट इज़ इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर क्या होते हैं कि भाई अगर आपकी कंट्री पर कोई मिसाइल आ रही है, दिस इज अ मिसाइल, तो आप यहाँ से मिसाइल लॉन्च करके पहले पता लगाओ ये वाली मिसाइल कहाँ तक पहुँच गई है, पूरा एक्यूरेटली इसको ट्रैक करो एंड अल्टीमेटली मिसाइल लॉन्च करवा के इसको ख़त्म कर दो एयर में ही, ताकि ये आपके सरफेस पे ना आए और डैमेज कॉज ना करे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटरसेप्टिंग, कि एक ऐसी मिसाइल को आपने हवा में ही मार गिराया, सरफेस तक वो पहुंच नहीं पाई। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इजराइल के केस में कौन कर रहा है, आयरन डोम एक इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे इंडिया में हम लोगों ने किया था S-400 ट्राइम्फ, ये हमने पिछले वाले करंट अफेयर्स में किया है। इट इज़ ऑल्सो दी एयर डिफेंस सिस्टम जो हम रशिया से लेना चाह रहे हैं, रशिया ने हाँ भी कर दी है। तो ऐसा ही इजराइल का भी आयरन डोम इंटरसेप्ट सिस्टम है। ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही है, आपस में अटैक्स ये लोग कर रहे हैं। तो जो पैलेस्तीन ने मिसाइल लॉन्च करी उसको इजराइल के आयरन डोम इस पूरे फिनोमिना ने, इस डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया सारी मिसाइल्स को। तो ये काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, इसकी 90% एक्यूरेसी है। अगर इसने मिसाइल को देख लिया तो ये 90% चांस है कि उसको हवा में ही दाग देगा, है ना, पहली चीज़ ये। चलो अगर हम देखें तो इट वॉज डिप्लॉयड इन 2011, जो कि इट इज़ अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू, शॉर्ट रेंज का मतलब है कि बहुत कम अगर डिस्टेंस भी है मिसाइल का धरती पर गिरने के लिए तो भी इसको ये मार गिरा सकता है। तो शॉर्ट रेंज इसलिए है। ग्राउंड टू एयर या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, जो भी आपकी रडार है या फिर कुछ भी चीज़ है, ये मिसाइल को लॉन्च करेगा और मार गिराएगा। और मिसाइल कौन सी यूज़ होगी, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। इट बीन यूज्ड टू ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट और मिसाइल एम्ड एट इजरायली टारगेट्स। तो कोई भी अगर इजराइल की धरती पर चाहे रडार, चाहे मिसाइल है, चाहे आपका कोई भी रॉकेट है, उस सबको ये मार गिराएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो इट हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ 90%। और चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे आपके UAVs हो, इन सबको मार गिराएगा जो भी धरती पर आकर तबाही मचाना चाह रहे हैं इजराइल की धरती पे, है ना। तो ये चीज़ अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ शील्ड इस पूरे के पूरे इजराइल कंट्री पे। तो अगर यहाँ से कोई जो आपकी मिसाइल है अगर यहाँ से आ रही है, एनिमी रॉकेट है, ये यहाँ से फायर किया गया है, तो अल्टीमेटली रडार है लगे हुए हर जगह पर जो बता देंगे कि भाई ये मिसाइल आ रही है, इसकी इतनी वेलोसिटी है, इसकी ये डायरेक्शन है, कितना जल्दी ये पहुँच जाएगी। तो रडार के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि मिसाइल आ रही है। फिर अल्टीमेटली यहाँ से आप मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। मिसाइल का नाम क्या था, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। इसको यूज़ करके आप हवा में ही इसको यहाँ पर मार गिरा सकते हैं। तो दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरसेप्टिंग। तो ये सारा का सारा डिफेंस सिस्टम जो है, रडार है, चाहे आपका कंट्रोल सिस्टम है, चाहे मिसाइल है, इन सबको एक नाम दिया गया है, दैट इज आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। मिसाइल का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बात है, तामीर मिसाइल है। क्लियर है? तो ये न्यूज़ में काफ़ी था तो ये हमें पढ़ना था। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये न्यूज़ में था क्योंकि सरकार ने अभी काफ़ी सारा जो फंड है इस मिशन के तहत इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट्स को प्रोवाइड किया है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मिशन जो पूरे इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर है, जिसमें हम फ्लावर्स या फिर कोई भी फ्रूट्स इन सबको उगाने की बात करते हैं, वेजिटेबल्स, तो उन एरियाज़ में जो है चीज़ें डेवलप की जाएंगी, जिससे इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
अगर ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो कुछ ना कुछ फंड सरकार, सेंट्रल सरकार देगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 60% प्रोवाइड करेगी इन द नॉन हिमालयन एंड नॉन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 60-40 का ये रेशियो है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो देयर इज आपका 90%, 90-10। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में 90-10 है और बाकी स्टेट्स में 60-40 है। तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो सेंटर्स का शेयर था वो रिसेंटली अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो अगर हम इस मिशन की बात करें तो मिशन क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस टू स्टेट हॉर्टिकल्चरल मिशंस, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेफ्रॉन मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब कहने का क्रक्स ये है कि भाई इंडिया में काफ़ी लेवल पर ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, खुशबूदार प्लांट्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, आपके मसाले, बैम्बू, कोकोनट, कैशू एंड कोकोआ, इन सब को डेवलप करने के लिए स्पेसिफिकली एक मिशन चलाया गया है अंडर दिस MIDH। इसको चलाता कौन है? इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नाम से ही क्लियर है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाना है हमें। तो दिस इज अबाउट द MIDH। क्या मिशन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखना है हमें। चलो नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है, क्या थीम है, कब से मनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम देख कब मनाया जा रहा है तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन दी 31 ऑफ मे, लास्ट डे ऑफ मे को ही मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? कमिट टू क्विट। जितना ज़्यादा आप सिगरेट्स या फिर स्मोकिंग कम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दैट इज़ वाई यू शुड हैव द कमिटमेंट टू क्विट ऑल द टोबैकोज या फिर निकोटिन्स। तो इसीलिए इसकी थीम आप ध्यान में रखेंगे और इसका डे ध्यान में रखेंगे। और ऑब्जर्व कौन करता है इस डे को? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। एक रिपोर्ट है WHO की जिसने ये भी कहा था कि भाई नियरली 70% ऑफ 1.3 बिलियन टोबैको यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड लैक एक्सेस टू टूल रिक्वायर्ड फॉर क्विटिंग टोबैको। कि भाई अगर कोई पर्सन इसको क्विट करना भी चाह रहा है तो एक जो टूल्स होते हैं, वो जो भी चीज़ें, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, वो सब अवेलेबल ही नहीं है पूरे कंट्रीज़ में। तो 70% ऑफ द टोटल बिलियन यूजर्स ऑफ टोबैको, उनके पास ये टूल्स ही नहीं है कि भाई वो लोग क्विट कर सकें। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये जो गैप है बिटवीन द टोबैको यूजर्स, ये काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। जहाँ पर हमारा ये अचीवमेंट था कि हम लोग इनको क्विट करने के लिए कमिटमेंट दिलवाएं, अब क्योंकि टूल्स ही नहीं है तो फिर कहाँ से कमिटमेंट करवाएंगे, है ना। तो इस वजह से ये काफ़ी रिपोर्ट काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई कब ये मनाया जाता है, क्या इसकी थीम थी और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट करा जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है कमीशन्ड वेसल सजग। सजग एक वेसल है, आपका शिप है जो क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो नाम से ही क्लियर है कि आपकी जो कोस्ट हैं उनको सर्वेलेंस के लिए यूज़ करेगा ये, कि भाई आपकी कोस्ट पर कोई एंटी ट्रैफिकिंग जो मूवमेंट है, जो ट्रैफिकिंग मूवमेंट है या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, उन सबको ये देखेगा, कोई इलीगली एंटर कर रहा है वहाँ पर या नहीं कर रहा है। तो पेट्रोलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं, इसका पर्पस ही ये है। तो इसका नाम क्या है आपका? सजग। नाम ध्यान रखेंगे, ऊपर में क्वेश्चन आता है कि भाई रिसेंटली सजग हैज़ बीन कमीशन्ड, क्या चीज़ है ये? क्या ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, क्या ये फ्रिगेट है, क्या ये कॉर्वेट है, या फिर ये आपका सबमरीन है, एंड एनी अदर ऑप्शन? तो आप ध्यान रखेंगे इट इज़ दी ऑफशोर पेट्रोल वेसल स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर मैरिटाइम आर्म्ड फोर्सेस विद स्टेट ऑफ द क्राफ्ट मशीनरी, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी। काफ़ी मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्निक्स इसमें यूज़ की गई हैं, तो इसलिए काफ़ी इसको एफिशिएंट बनाती हैं। एंड अदर थिंग्स, इट हैज़ बिन डिज़ाइंड फॉर द कोस्टल डिफेंस, इमिग्रेशन लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू ड्यूटीज़। वही पेट्रोलिंग में जो भी सारे काम होते हैं उसके लिए डिज़ाइन किया गया है इसको। साथ में इट वुड बी ऑपरेटेड बाय नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस फोर्स और कस्टम्स।
तो जितने भी एरियाज, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जिनका सारा काम होता है कि कोस्ट पर कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो, है ना, इलीगल हरकत ना हो, उन सबको ही प्रिवेंट करने के लिए दिस सजग वुड बी यूज्ड बाय दीज अथॉरिटीज़। तो सजग क्या है, क्या बेसिकली कौन सा वेसल है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। ये नाम है आपका एक्सरसाइज का, एंड दिस एक्सरसाइज इज बाय द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक समूह है, एक ग्रुप है काफ़ी सारी कंट्रीज़ का, जो रशिया के अगेंस्ट बेसिकली बनाया गया था इन दी 1949। तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपस में मिलती रहती हैं, एक्सरसाइज करती रहती हैं कि भाई अगर अटैक हो गया तो कैसे डील करेंगे उसके साथ। और अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली रशिया से जो थ्रेट है इनको ज़्यादा बढ़ने लग गया है, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था। तो आप ध्यान रखेंगे स्टेडफास्टर डिफेंडर 21 वॉर गेम्स, एक्सरसाइज का नाम है जो किसकी है, नाटो की है। बाकी सब जो नाटो के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी श्रद्धा है वो, तो आपके पास अगर टाइम है तो। भाई करंट अफेयर में इतना ही था। चलो नेक्स्ट है हांगकांग विमेन ब्रेक्स रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट। हांगकांग की एक विमेन है, माउंटेनियर हैं, जिनका नाम है सांग यिन हुंग। नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, बट फेमस नाम भी है अब तो काफ़ी, तो याद हो जाना चाहिए। तो सांग यिन ह्यूंग ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि भाई उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ 26 आवर्स में कंप्लीट कर दिया है। उस पर इन लोगों ने माउंटेनियरिंग कर दी है। 26 आवर्स भी नहीं, 25 आवर्स 50 मिनट्स इन हर थर्ड अटेम्प्ट। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, झुम्पा लहरी का इन्होंने बेसिकली रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 39 आवर्स एंड 6 मिनट्स में अपना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इनका नाम ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और इन्होंने कितने टाइम में चढ़ाई करी है वो भी याद रहता है तो कर लो। बाकी जो छोटे पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस नाम है अब। ठीक है, हांगकांग की ये हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट आप ध्यान रखेंगे 8848.86 मीटर्स, 8848.86 मीटर्स। इस पर भी काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहता है चाइना नेपाल के बीच में कि हाइट एक्चुअली क्या है, तो दोनों ही अब सहमत हो गए हैं ऑन दिस हाइट, तो ये आप ध्यान रख लेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका सेहत ओपीडी पोर्टल। जैसे हम लोगों ने कल ई संजीवनी किया था, वैसे ही एक आपका सेहत पोर्टल है जो भी क्या है, ई टेलीमेडिसिन है, कि भाई जो लोग नहीं जा सकते डॉक्टर्स के पास उनको फ़ोन के थ्रू ही कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाई जाए। संजीवनी पोर्टल जैसे सब हर किसी के लिए था, वैसे ही जो सेहत पोर्टल है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स या फिर उनके चिल्ड्रन या वाइफ हैं। तो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। It is launched to provide telemedicine services in armed forces, further strengthening the commitment of the e-governance and all that. Through this OPD, serving defense personals, जो अभी सर्व कर रहे हैं defense personals from Army, Air Force, Navy and ex-service personnel can get the teleconsultation from specialist doctors in armed forces. जो भी डॉक्टर्स हैं आपके आर्म्ड फोर्सेज में ही, उनसे आप फ़ोन के थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हैं, चाहे आप सर्विस में हो अभी भी या फिर आप एक्स सर्विस मैन हो, दोनों चीज़ें। तो ये किसने लॉन्च किया है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द DRDO। क्लियर है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट है आपका इट इज़ द P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इट इज़ द पोसाइडन एयरक्राफ्ट। पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब स्पेसिफिकली चीज़ों पे नज़र रखने के लिए है। तो ये अभी USA ने हमें देने के लिए हामी भर दी है। पहले भी हमारे पास हैं ये वाले एयरक्राफ्ट, बट कुछ और हम लोग मंगाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब उसके लिए परमिशन मिल गई है। तो इसीलिए अगर हम देखें व्हाट डू यू नो अबाउट द पोसाइडन 8I, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट। काफ़ी दूर तक ये पेट्रोलिंग कर सकता है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो धरती पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको देख सकता है, एंड स्पेसिफिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द मैरीटाइम पर्पसेस।
ये इंडियन नेवी जो है उसके द्वारा यूज़ किया जाएगा मेनली। तो ये स्पेसिफिकली है आपका इंडियन नेवी। और अगर यूएसए की बात करें तो ये आपकी यूएसए नेवी के द्वारा ही ऑपरेट करा जाता है। पहली चीज़ ये, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग फॉर इंडियन नेवी। बोइंग कंपनी है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग मैरीटाइम पेट्रोल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, रिकॉनेसेंस मिशंस एंड सर्वेलेंस। तो जो भी सर्वेलेंस की एक्टिविटीज़ आपका, अगर हम ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात करें सजग की, वो शिप के थ्रू नज़र रखता है। ये वाला जो P8I है ये आपका थोड़ा सा एयर के थ्रू नज़र रखेगा। दोनों का काम एक ही है कि भाई क्या कोई थ्रेट इंडिया के वाटर्स से इंडिया की लैंड पे तो नहीं आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ये आपका यूएसए का कोलैबोरेशन है विद इंडिया। कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे बोइंग। चलो नेक्स्ट है आपका मे फ्लावर 400 फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये किसने लॉन्च करी है? इट हैज़ बीन मेड बाय द प्रोमेयर कंपनी विद द कोलैबोरेशन ऑफ IBM। इन दोनों की कोलैबोरेशन है। नाम से ही क्लियर है कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। एक तो ये अनमैन्ड होगी, ऑब्वियसली कोई भी पर्सन इसमें नहीं होगा, और साथ में जो एक इट नेविगेट्स विद द कंप्लीट ऑटोनॉमी। ये खुद से ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है और खुद से ही सीख रही है। जैसे क्या कर सकती है ये, इट टू स्टडी मरीन पोल्यूशन एंड एनालाइज प्लास्टिक्स इन वाटर। कितना अराउंड प्लास्टिक्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये पता लगाती रहेगी जैसे जैसे ये मूव कर रही है। साथ में इट हैज़ बीन टॉट ऑन हाउ टू अवॉइड कोलिजन्स। अगर कोई आगे से और सबमरीन आ रही है, शिप आ रही है, कैसे हटना है उसके रास्ते से, उसको ये भी सिखाया गया है। साथ में द ट्रेनिंग विल हेल्प शिप टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मरीन एनिमल्स एंड देयर बाय प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। तो जो मरीन स्पीशीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा अवेलेबल हैं किसी एरिया में और कौन सी स्पीशीज़ हैं उनके बारे में ये चीज़ें पता लगाएगी। तो इसीलिए ये ऐसा एक शिप है जो अंडर वाटर जाकर आपकी बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करने में भी आपकी सहायता कर रही है, उसको स्टडी करने में आपकी सहायता कर रही है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ये दिस। साथ में और क्या है, इट हैज़ दी सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं इसके पास जो फोटो खींच के आपको भेजेगी डाइवर्सिटी की कि भाई ये फिश देखी है, ये टर्टल देखा है, एक्सेट्रा। द शिप इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वेव्स दैट आर 50 मीटर्स हाई। 50 मीटर्स अगर हाई आपकी वेव्स आई हैं तो इसको हैंडल कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आपकी कुछ भी, द शिप इज़ कवर्ड विद सोलर पैनल्स। इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत कभी नहीं आएगी, तो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, कांस्टेंट जो बैटरी रिचार्ज है वो होता रहेगा। एंड द डेटा गैदर्ड बाय शिप इज़ टू बी अवेलेबल फॉर फ्री। सबके लिए डेटा अवेलेबल है। एंड आफ्टर द लॉन्च द मेफ्लावर विल बिकम द फर्स्ट अनमैन्ड व्हीकल टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन। अभी इसको यहीं पर लॉन्च किया गया अटलांटिक ओशन में ही। एक बार ये लॉन्च कर दी गई है, पूरा ये क्रॉस कर लेगी तो ये पहली ऐसी अनमैन्ड शिप बन जाएगी जिसने पहली बार अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया है। तो इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेफ्लावर 400। किसने बनाई है? प्रोमेयर कंपनी एंड IBM ने बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है तो सारे के सारे ये जो भी एक ह्यूमन कर सकता है वही शिप कर सकती है। जो अगर किसी इस शिप में ह्यूमन बैठा हो तो ही कैन क्लिक द फोटोज़, ही और शी कैन क्लिक द फोटोज़, है ना। तो जो भी चीज़ें ह्यूमन कर सकता है इसके शिप के अंदर रह के वो ये सब अपने आप कर सकती है। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। चलो नेक्स्ट है आपका IUCN रिपोर्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। रिपोर्ट रिलीज करी है IUCN ने, जिसने ये कहा है कि ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसकी वजह से कितनी ज़्यादा जो हार्म होता है बायोडाइवर्सिटी को वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब। तो जो आपके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर आपकी क्राइसिस हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंच रहा है। जितना ज़्यादा आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखेंगे, जितना ज़्यादा आप लड़ेंगे, वॉर करेंगे, उतना ही बायोडाइवर्सिटी को हानि भी पहुंचेगी। क्योंकि आप फॉरेस्ट वगैरह वाले एरियाज़ में मिसाइल लॉन्च करते हैं तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़राब होती है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। तो इसीलिए IUCN ने रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट एंड द कंजर्वेशन। इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ मोर देन द कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज शुड बी वेरी वेरी
एफिशिएंट, अदरवाइज जितनी भी स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे IUCN का जो रिपोर्ट का नाम है, नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन, दिस इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट। अगर हम देखें कि मेजर थ्रेट्स पोज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड आर डिसरप्शन ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, आप जो कर रहे हैं उसको नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड डेग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस रिपोर्ट। तो अगर हम देखें कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव रिलीज द रिपोर्ट दैट कनेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट विद द कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो दैट इज IUCN। रिपोर्ट का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, जो क्रक्स है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका SpaceX DOGE-1 मिशन टू द मून। ये पहला ऐसा मिशन बन चुका है मून पर जाने वाला जो टोटली फंडेड होगा बाय द क्रिप्टो करेंसी। इट इज द मिशन दैट इज कंप्लीटली फंडेड विद क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो DOGE-1 है, इट इज अ काइंड ऑफ, आप कह लो, पेलोड। ये एक पेलोड है जो मून पर जाएगा। द सैटेलाइट वेट 40 किलोग्राम्स, लॉन्च की जाएगी 2022 में। इट इज अ पेलोड ऑफ ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन। ये एक कंपनी है, बेसिकली ये सैटेलाइट लॉन्च कर रही है मून पर। तो इसी में जो पेलोड है DOGE-1, इसको फंड किया जाएगा टोटली क्रिप्टो करेंसी से, जो कि आपका लूनर स्पेशल इंटेलिजेंस फ्रॉम कैमराज या फिर फ्रॉम रडार्स इनको स्टडी करेगा, मून वाले एरियाज को। DOGE-1 इज टू बी लॉन्च्ड इन Falcon 9, रॉकेट का नाम है बेसिकली ये। तो जो DOGE-1 है वो SpaceX का सैटेलाइट है जिसको टोटली क्रिप्टो करेंसी से फंड किया गया है, और साथ में ये किसका पेलोड है? ऑफ द ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन कंपनी, जो सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है मून मिशन पे, उसका ये एक वन ऑफ द पेलोड है। तो इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट आपका मिस यूनिवर्स, काफ़ी पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये भी हम याद कर ही लेते हैं। नाम ध्यान रखेंगे आप, एंड्रिया मेजा ऑफ मैक्सिको। एंड्रिया मेजा ऑफ मैक्सिको आप ध्यान में रखेंगे इनका नाम। और जो इंडिया की मिस इंडिया थी, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया था इस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट में। वो भी टॉप 4 तक गई थी बट नहीं जीत पाई। उनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, एडलिन कैस्टेलिनो। एडलिन कैस्टेलिनो का उनका नाम ध्यान में रखेंगे। एंड्रिया मेजा ऑफ मैक्सिको मिस यूनिवर्स 2020 बनी है, क्योंकि 2021 में ये कॉन्सर्ट नहीं हुआ था, तो 2021 में ये कॉन्सर्ट हुआ है, तो 2020 वाली जो सीरीज है वो कंटिन्यूड है अभी। चलो नेक्स्ट है आपका संवेदना। संवेदना क्या है? बेसिकली आपका इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप कह लो कि ऐप है विच इज़ फॉर द मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। टोल फ्री हेल्पलाइन है स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए। अगर किसी चिल्ड्रन को लगता है कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बिखर गई हैं, या फिर हेल्प चाहिए है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो चिल्ड्रन कैन हैव एक्सेस ऑफ दिस संवेदना टोल फ्री हेल्पलाइन। ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ये है, ओनली टू द चिल्ड्रन। क्लियर है? बाकी कोरोना की वजह से, और इट इज़ दी प्रोवाइडेड बाय नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलप किसने किया है इसको? नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, NCCR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के अंडर आता है। तो क्या ये चीज़ है? इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखें, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं अब एक्चुअली। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। संवेदना किसने बनाया है, क्या चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका वाइपर रोवर टू सर्च रिसोर्सेज ऑन द मून। अभी रिसेंटली USA ने ये डिक्लेयर किया है कि जो नासा है, द स्पेस एजेंसी ऑफ नासा, एक क्या भेजेगी? मोबाइल रोबोट भेजेगी, जिसका नाम क्या है? VIPER, वाइपर के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। फुल फॉर्म है इसकी, देयर इज सम केयर फुल फॉर्म, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये नाम ध्यान जरूर रखेंगे आप, क्योंकि ये पहला ऐसा रोवर होगा जो साउथ पोल ऑफ द मून है उसको स्टडी करेगा ये। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है वाइपर रोवर टू रिसर्च द मून्स रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? खास करके द एविडेंसेस ऑफ वाटर।
एविडेंस ऑफ वाटर या फिर वाटर आइस, क्योंकि साउथ पोल काफ़ी ठंडी जगह है, तो वहाँ पर अगर वाटर नहीं भी है तो वाटर आइस के जो सिग्नल्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको पता लगाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोबाइल रोबोट है नासा का। इट विल रिसर्च आइस एंड अदर रिसोर्सेज ऑन एंड बिलो द सरफेस ऑफ द मून। It is an example of showing robotic science mission and human exploration go hand in hand. हम लोग मून पे जाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में रोबोट्स भी हैं हमारे पास एज मतलब एज एन हेल्पर। तो दोनों की ही कोलैबोरेशन है जिससे मून पर क्या चीज़ें हैं हम लोग स्टडी कर सकें इजीली। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ द पार्ट ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम। ये भी आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है। जैसे स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोग्राम वॉज द पार्ट ऑफ आर्टेमिस, वैसे ही दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम। तो कुछ चीज़ें आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे कि इट इज़ टू डेवलप एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून एंड इट विल बी लॉन्च्ड इन द नवंबर 2023। अभी नहीं जाएगा, काफ़ी टाइम है अभी जाने में, 2-1 साल और हैं, लेकिन न्यूज़ में काफ़ी था तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। तो ये ध्यान रखेंगे वाइपर के बारे में। चलो, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पार्ट 2 ऑफ में। काफ़ी लंबा चला गया आज, बट कोई बात नहीं, चीज़ें कंप्लीट हम लोगों ने कर ली हैं। तो बस आपका काम यही है कि भाई रिवाइज करना इन नोट्स को, और बार बार न्यूज़पेपर आपने पढ़ना ज़रूर है। अगर आपने न्यूज़पेपर साथ में किया है और आपने करंट अफेयर कंपाइलेशन की है तो दिस इज़ सफिशेंट फॉर यू। अगर आप, जैसे वीडियो में कई बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या ये सफिशेंट है, हाँ ये सफिशेंट है अनटिल और अनलेस आप साथ में न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं। चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से एक चूज़ कर लो, लेकिन एक न्यूज़पेपर आपने डेली करना है, तभी सफिशेंट है, अदरवाइज दीज आर नॉट सफिशेंट। ये मैं खुलेआम कह रही हूँ कि भाई सफिशेंट नहीं है ये, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो। बाकी आपके लिए रिविजन ज़रूरी है इसकी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन मेल, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द फ़ोन नंबर ऑफ CBL। तो कोई डाउट होगा तो बताना। बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।